हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज की पहली क्लास में यकीन 2.0 में। क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? क्या वीडियो ऑडियो क्लियर है? कैसा लग रहा है आप लोगों को? मुझे बता दीजिए। अगर सब ठीक चल रहा है तो एक थम्स अप दे दीजिए प्लीज़। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। बताइए, आप सबको ठीक से नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोर्ड वगैरह दिख रहा है? क्या मैं यहाँ पर खड़ा हुआ दिख रहा हूँ? मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही? प्लीज। अगर सब ठीक लग रहा है तो थम्स अप दे दीजिए प्लीज। ओके, सब सही चल रहा है। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो क्लास को बिगिन करते हैं। ठीक है, थम्स अप आ गए खूब सारे। इसका मतलब जो है ठीक चल रही होगी क्लास, है ना? मैं एक बार बैच मैनेजर से भी पता कर लेता हूँ कि सब बढ़िया है कि नहीं, और फिर अपन क्लास को बिगिन करते हैं। ठीक है ना? चलिए। चलिए, ठीक है, ग्रेट है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हमारी पहली क्लास है यकीन 2.0 की। बस 1 मिनट दे दीजिए। ठीक है, मैं भी नर्वस हूँ थोड़ा। ठीक है, कभी कभी मैं भी नर्वस हो जाता हूँ पहली पहली क्लास में। ठीक है ना? हालांकि मेरे को हालांकि मेरे को इतने साल हो गए पढ़ाते हुए। ठीक है, बट पहली पहली क्लास में मैं भी नर्वस हो जाता हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत सारे आ रहे होते हैं और पता नहीं वो क्या क्या उम्मीदें लेकर आते हैं क्लास के अंदर। बच्चों देखिए, इस बार का नीट एग्ज़ाम तो आपने देखा ही था कि करीब करीब 24 लाख बच्चों ने नीट एग्ज़ाम दिया था और सीटें 1 लाख से कम है। ठीक है, तो बेटा मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, इसी वजह से बायो की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर बायो में हमारे 340, 350, 360 नंबर की रेंज में नहीं आ रहे हैं तो आप इतना मान लीजिए कि हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेटा एक सीधी सी बात है, जब आप पूरा कोर्स खत्म करने वाले होंगे, तो जब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री कवर कर चुके होंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा बायो के कंपैरेटिव टफ होता है। ठीक है ना? फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा बायो के रिलेटिव थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो उसमें पूरे में से पूरे नंबर लाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। हालांकि आजकल तो बच्चे उसमें भी पूरे में से पूरे नंबर ला रहे हैं। ठीक है ना? पर एक एवरेज बच्चे को फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूरे में से पूरे नंबर लाने में दिक्कत होती है। तो अगर हमें कट ऑफ के नियर पहुंचना है, जो कि इस साल 615 के आसपास जाएगी, तो हमें बायो स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी। बायो में पूरे में से पूरे नंबर लाने ही पड़ेंगे, या अगर 10-15 नंबर कम भी आ जाएं तो चलेगा। जैसे 340 तो नंबर बायो में आने ही चाहिए, क्योंकि तभी हम कट ऑफ तक पहुंच पाएंगे। 340 बायो में आ जाएंगे, अगर लेकर चलो 150 फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बन जाते हैं, तो आप देखिए 300 नंबर वहां बन जाएंगे, 340 नंबर यहाँ बन जाएंगे, तो आप करीब करीब 640 टच कर जाओगे और 640 में आपको एक रीजनेबल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है ना? ये वाली बात है बच्चों। तो इसलिए बच्चों, आपको बायो अपनी बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी, अच्छे से जो है बायो को पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपके नंबर अच्छे आए। ठीक है, अब जूलॉजी बेटा हम किस तरीके से पढ़ेंगे? हालांकि जूलॉजी कैसे पढ़ेंगे उसकी क्लास, एक सेशन ऑलरेडी आ चुका है, मैं ब्रीफ कर दूंगा बस 5 मिनट के लिए, और फिर आज का टॉपिक चालू करवाऊंगा। पहली क्लास जो होती है बेटा, ठीक है, वो कोई भी पहली क्लास से बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चलती है। जब आप किसी भी सब्जेक्ट की 3 से 4 क्लास लेते हो, तो ही आपको सब्जेक्ट की गहराइयों का थोड़ा थोड़ा पता लगने लगता है कि सब्जेक्ट है क्या। ठीक है ना? तो इसलिए पहली क्लास के बेसिस पर जो है बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट को और टीचर को जज नहीं करना चाहिए। ग्रेजुअली चीज़ें
3 या 4 क्लास 5 क्लास में ट्यूनिंग सेट हो जाती है टीचर और स्टूडेंट की, और फिर हर चीज़ बढ़िया चलने लग जाती है। ठीक है, तो बच्चों चलिए हम लोग जो है बिगिन करते हैं आज की क्लास को। और मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूं कि हम जो है बच्चों पढ़ाई कैसे करने वाले हैं इस साल। ठीक है ना, आइए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए तो एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग कैसे पढ़ाई करने वाले हैं इस साल, और फिर जो है हम जो है आज की क्लास को चालू कर देंगे। ठीक है, देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा मैं बोर्ड भी साफ़ कर लेता हूँ, थोड़ा बोर्ड भी मेरा गंदा सा लग रहा है। और ये मेरी आदत है, सारी दुनिया जानती है कि बेटा क्लास चालू करने से पहले मैं अपने बोर्ड को क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है ना, ये मेरी पुरानी आदत है। जो बच्चे पिछले साल मेरे से पढ़े थे शायद उनको पता होगा कि यार मास्टर जी जो हैं वो बोर्ड साफ बोर्ड पे पढ़ाना पसंद करते हैं। ठीक है ना, तो ये मैं बोर्ड को क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है ना, आज पहली क्लास है तो आप बहुत ज़्यादा तो इसमें आप जो है फीचर्स वगैरह नहीं देख पाएंगे, पर जैसे जैसे ये क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जो है आपको सब चीज़ों के बारे में पता लगने लग जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बेटा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बॉक्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मैं इस बॉक्स को बनाकर चीज़ें बॉक्स के अंदर लिख देता हूँ कि हमारा जूलॉजी जो है, ठीक है, वो कैसे जाएगा। ठीक है, ओके, जूलॉजी जो है वो कैसे जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि आपको लाइव लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, आपको लाइव लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि लाइव लेक्चर्स में बेटा सारी थ्योरी कवर की जाएगी। ठीक है ना, तो लाइव लेक्चर्स होंगे, सारी थ्योरी कवर की जाएगी। जो इसका रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड भी देख सकता है। ठीक है ना, तो लाइव लेक्चर्स होंगे बेटा जिसमें क्लास में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, एवरीथिंग विल बी टॉट। ठीक है ना, एवरीथिंग विल बी टॉट। ठीक है, एवरीथिंग विल बी टॉट। ठीक है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको लाइव लेक्चर्स के दौरान ही। ठीक है, और जैसे बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं वैसे ही नोट्स भी प्रिपेयर करवाए जाएंगे। ठीक है ना, तो सारे के सारे नोट्स भी मैं आपको बनवाऊंगा। ठीक है ना, क्लास में लिख लिख कर ही नोट्स बनाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एनसीईआरटी की कुछ लाइनें होती हैं जो एज इट इज़ हमको यूज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो वो हम अपनी लैंग्वेज में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइनें असर्शन रीजन में आ जाती है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ जाती है। तो कुछ एनसीईआरटी की लाइनें जो हैं बेटा मैं डायरेक्ट भी जो है पीपीटी पे कॉपी पेस्ट करके लाऊंगा ताकि आप उसको समझ सको। ठीक है, ये वाली बात है। ठीक है, ओके, चलिए वो तो धीरे धीरे आप अडेप्ट हो जाएंगे, 2-3 क्लास होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लाइव लेक्चर्स होंगे। ठीक है, दूसरी चीज बेटा जो क्लास में मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है, वो करवाऊंगा मैं एनसीईआरटी मैपर। ठीक है, ये क्लास में ही करवाऊंगा। ठीक है, ये क्लास में ही करवाऊंगा बेटा। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी मैपर क्या होता है? कुछ लोग बोल रहे थे क्या सर कोई ये किताब है? नहीं बच्चों, ये कोई किताब नहीं है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैंने बनाया था लास्ट ईयर। ठीक है, एनसीईआरटी मैपर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, जस्ट अभी बता रहा हूं। दूसरी बात ये है बेटा, जैसे ही एक टॉपिक खत्म होगा हम उस टॉपिक के एनसीईआरटी मैपर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो हम साथ के साथ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक है, अब एनसीईआरटी मैपर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये बेटा एक यूनिक तरीका है एनसीईआरटी को पढ़ने का, समझने का। ठीक है, इस तरफ बेटा लेफ्ट साइड में आपकी एनसीईआरटी चलेगी। ठीक है बेटा, इस तरफ लेफ्ट साइड में आपकी एनसीईआरटी चलेगी। देख लीजिए, लाइन बाय लाइन हमने एनसीईआरटी को सेग्रीगेट कर दिया है। ठीक है ना, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप अपन ने एनसीईआरटी को सेग्रीगेट कर दिया है। और बेटा इस तरफ क्या चलेंगे? इस तरफ उन लाइंस पर जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बनाए हैं। तो इस तरफ बेटा आपके चलेंगे पॉसिबल क्वेश्चंस। ठीक है ना, जो कि नीट में आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये वाली बात है। तो इधर इस साइड पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे? बेटा हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी की हर लाइन पर मैंने क्वेश्चन बना दिया है और मैं आपको वो क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस करवाता चलूंगा। पर ये क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस कैसे करेंगे? एक टॉपिक जब खत्म हो जाएगा फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे, फिर एक टॉपिक जब खत्म हो जाएगा फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अपन
अभी एनिमल टिश्यू चालू कर रहे हैं, तो एपिथेलियम जैसे ही खत्म हो जाएगा बेटा फिर हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो जाएगा, फिर अपन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से बेटा अपन आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी मैपर होता है बेटा, ये इतना यूजफुल प्रोडक्ट है, सारे क्वेश्चन बेटा इसी में से ही आते हैं, ठीक है ना, याद रखिए। ओके, इधर आपकी एनसीईआरटी चल रही है, इधर आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, और क्वेश्चन हर तरह के बनाए हैं। जैसे आप देख सकते हो कि यहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। फिर देखिए इस तरफ आपकी एनसीईआरटी चल रही है, इस तरफ आपके क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन 3 भी देख सकते हो, क्वेश्चन 4 भी देख सकते हो, ठीक है ना। अगेन बेटा यहां आपकी एनसीईआरटी चल रही है, ये आपके पॉसिबल क्वेश्चन हैं, तो एनसीईआरटी की लाइनों पर क्वेश्चन बना दिए गए हैं। हर एनसीईआरटी की लाइन पर 1-2 क्वेश्चन बना दिए गए हैं। और इस तरह अगर अपन एनसीईआरटी की हर लाइन पर एक क्वेश्चन बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे लगता ही नहीं कि नीट में इसके बाहर कुछ भी आएगा, याद रखिए, ठीक है, ये वाली बात है। तो ये तो बेटा हमारा दूसरा काम हो गया, ये अपन क्लास में ही प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, याद रखिए। जैसे ही एक टॉपिक हो जाएगा मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है, किसी किताब से नहीं लिए हैं, और हर तरह के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की लाइनों पर क्वेश्चन है, हर लाइन पर एक क्वेश्चन मिलेगा, हर लाइन पर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो इस तरह से आपकी एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग हम करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। पहली बात तो यह है। तो इस प्रोडक्ट को बेटा अपन क्या कहते हैं, इस प्रोडक्ट को कहते हैं अपन, ठीक है, एनसीईआरटी मैपर, ठीक है ना, ये वाली बात है। तो मैं वापस चलता हूं ऊपर, ठीक है, ये देखिए। तो मैं बता रहा था कि हम लोग कैसे बढ़ने वाले हैं। तो एनसीईआरटी मैपर में वी विल सॉल्व, ठीक है, वी विल सॉल्व, ठीक है, ओके, क्वेश्चंस, वी विल सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम ईच एंड एवरी, ठीक है, फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी, फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, ये वाली बात है, ठीक है। तो ये अपना दूसरा काम हो गया जो अपन करने वाले हैं, ठीक है। तीसरा काम क्या हो गया बेटा, तीसरा काम ये है कि एक प्रोडक्ट मैंने इस साल और बनाया है जिसको अपन एनसीईआरटी, ठीक है ना, एक प्रोडक्ट मैंने आपको और बनाया है बेटा, ठीक है ना, ओके। तो बेसिकली क्या है, इस प्रोडक्ट का नाम है एनसीईआरटी निर्भय, ठीक है ना, इस प्रोडक्ट का नाम है एनसीईआरटी निर्भय। अब आप बोलोगे सर इस प्रोडक्ट में क्या करवाओगे, ठीक है। तो बेटा इसकी क्लास आपके पास हर संडे को आएगी, ठीक है ना, ये लाइव क्लास होगी, ये 1 आवर की क्लास होगी, याद रखिए, ठीक है, ये 1 आवर की क्लास होगी, याद रखिए। तो हर संडे को आपके पास एनसीईआरटी निर्भय की क्लास आएगी, 1 आवर की क्लास होगी, जिसमें बेटा हम एनसीईआरटी को फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में सॉल्व करवाएंगे। एनसीईआरटी की लाइन होगी, उसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम हटा चुके होंगे, और आपको फिल इन दी ब्लैंक्स भरवा कर हम एनसीईआरटी की सारी लाइनें याद करवाएंगे। इस प्रोडक्ट को हमने एनसीईआरटी निर्भय का नाम दिया है, जिससे आपके अंदर जो एनसीईआरटी का भय है वो पूरा हट जाएगा बेटा, ठीक है ना। हमने सारी एनसीईआरटी की लाइन्स को, उसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हटाकर हमने उसको क्या कर दिया है, एक जो है फिल इन दी ब्लैंक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। और इस फिल इन दी ब्लैंक्स को हम आपको संडे को बैठ के भरवाएंगे, मैं खुद भरूंगा, और इससे आप ग्रेजुअली एनसीईआरटी की सारी लाइनें याद कर लोगे और आपके पास पकड़ आ जाएगी एनसीईआरटी की, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा क्या होगा, इसके अलावा बेटा डीपीपी आपके पास डेली आएगी, ठीक है ना, और उसके सॉल्यूशंस भी आएंगे, याद रखिए, ठीक है। तो ये भी आप सॉल्व करेंगे, याद रखिए। तो इस तरीके से बच्चों, ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप इस तरह से जूलॉजी की तैयारी करेंगे। और अगर आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहते हैं, जो कि बहुत कम बच्चे बने रहते हैं, जैसे अभी तो क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, पर ग्रेजुअली क्या होता है, जब नवंबर दिसंबर आता है तो बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं तैयारी करना। तो अगर आप मेरे साथ लास्ट तक बने हुए हैं तो इतना मानकर चलिए
चलिए बेटा, आपके 180 आउट ऑफ 180 जूलॉजी में पक्का आएंगे, और बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं। आप अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं जो लास्ट ईयर पढ़े थे, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो बेटा जूलॉजी में 180 आउट ऑफ 180 जो है अपन अचीव कर ही सकते हैं। रेगुलर टेस्ट दीजिएगा, ठीक है ना, रेगुलर टेस्ट दीजिएगा और टेस्ट का एनालिसिस भी कीजिएगा, ठीक है ना, टेस्ट का एनालिसिस भी कीजिएगा। टेस्ट के सॉल्यूशन भी आपके पास आते हैं, याद रखिए, टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी आपके पास आते हैं। तो इस तरीके से बेटा आप जो है बेहतरीन तरीके से हमारे साथ जुड़ के तैयारी करिए। मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है बेटा, टीचर पे ट्रस्ट करके एक टीचर के साथ जुड़ जाइए। टीचर बार बार चेंज मत करिए, ठीक है। बैचेस तो आते रहेंगे, अगर आपको मैं नहीं पसंद आ रहा किसी और से पढ़ लीजिए, पर एक टीचर फिक्स कर लीजिए कि भाई मेरे को इसी टीचर से पढ़ना है, मेरे को चेंज नहीं करना, ठीक है, ये वाली बात है। चलिए बच्चों, तो ये तो हमारा पैटर्न हो गया। जूलॉजी में जो है 50 क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। जूलॉजी में 50 क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है, जिसमें से 45 क्वेश्चन अपन को करने होते हैं, ठीक है ना, जिसमें से 45 क्वेश्चंस अपन को करने होते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हैं तो बेटा ये 45 क्वेश्चन जो है बहुत इजीली आप कर लोगे, और 180 नंबर जो है कोई बहुत टफ नहीं है जूलॉजी में अटेन करना, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को चालू करते हैं। और एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं बताना, अगर आपको कुछ भी मेरे बारे में देखना है तो जो मैंने जूलॉजी का रोड मैप वाला सेशन लिया था, आप उसमें भी जाकर शाम को देख सकते हैं। उसमें मैंने और भी चीजें बताई थी, रोड मैप वाले पार्ट 1 पार्ट 2 2 वीडियो आ रखे हैं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताना चाहता। हम कौन सा चैप्टर चालू करने वाले हैं? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में बेटा हम एनिमल टिश्यू चालू करेंगे, ठीक है ना। देखो बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, देखो अपन सारा एनसीईआरटी का ही कंटेंट लेकर चलेंगे, याद रखिए, पर कहीं कहीं पर एनसीईआरटी की कुछ लाइनें ऐसी होती हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट तो लेक्चर में नहीं आती, पर वो एनसीईआरटी मैपर में आएगी या वो एनसीईआरटी निर्भय में करवाई जाएगी। तो इस तरह बेटा लेक्चर में भी एनसीईआरटी है, कुछ एनसीईआरटी की लाइनें अगर मान लो अपन लेक्चर में नहीं ले ला पाए, क्योंकि कुछ होती हैं लाइनें एनसीईआरटी की जो डायरेक्ट लेक्चर में लाना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो वो एनसीईआरटी मैपर में उसके क्वेश्चन कराए जाएंगे। और एनसीईआरटी निर्भय में बेटा फिल इन दी ब्लैंक्स से एनसीईआरटी भरवाई जाएगी पूरी, ताकि आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन का आइडिया हो जाए, कौन सी लाइन कहां पर है, लाइनों में क्या लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अपन ने ब्लैंक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने हटा दिए हैं, वहां पर ब्लैंक लगा दिए हैं, ये वाली बात है, ठीक है। चलिए, तो वो जो निर्भय वाला जो प्रोडक्ट है वो पूरा फिल इन दी ब्लैंक्स है एनसीईआरटी का, जो मैं आपको संडे को प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना। तो इस तरह संडे का जो लेक्चर है आप लाइव भी देख सकते हो, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए, तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा एनिमल टिश्यूज, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो है उसके 3 हिस्से हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो होता है, ठीक है, ये जो चैप्टर है जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के 3 हिस्से हैं बेटा, ठीक है ना। कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं, ठीक है। पहला हिस्सा है, ठीक है, एनिमल टिश्यूज, ठीक है। पहला हिस्सा है एनिमल टिश्यूज, ठीक है, एनिमल टिश्यूज, पहला हिस्सा है एनिमल टिश्यूज, ठीक है। दूसरा हिस्सा है आपका कॉकरोच, ठीक है, दूसरा हिस्सा है आपका कॉकरोच, और तीसरा हिस्सा है आपका फ्रॉग, ठीक है, आपका फ्रॉग। इस साल जो पेपर हुआ था नीट का, इस साल जो नीट का पेपर हुआ था उसमें बेटा देखा गया था कि करीब 2 क्वेश्चन तो एनिमल टिश्यूज में से पूछे ही गए थे, 2 क्वेश्चन कम से कम कॉकरोच में से पूछे गए थे, ठीक है ना। फ्रॉग का मैंने एक भी सवाल नहीं देखा इस गए पेपर में, ठीक है ना, ये वाली बात है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों के जो बच्चे बार बार मेरे से चैट में पूछ रहे थे, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। नंबर 1 क्वेश्चन ये था, सर अगर मैं पिछले साल आपसे पढ़ा हूं या किसी भी टीचर से पढ़ा हूं तो क्या मेरे को नोट्स बनाने जरूरी है?
देखो बेटा, अगर आप मेरे से पढ़े हो तो नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप क्लास अटेंड कर लो, काफी है, ठीक है। नोट्स में जो थोड़ा बहुत चेंज आएगा वो आप नोट कर लेना, ऊपर लिख देना कहीं पर भी, ठीक है। कुछ एक आध बात मैंने अगर एक्स्ट्रा बता दी तो जस्ट कहीं पर भी साइड में नोट कर लेना। पर अगर आप लास्ट ईयर मेरे से पढ़े हो तो आपको नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप किसी और टीचर से पढ़ के आ रहे हो तो आपको मैं ये कहूंगा कि जीरो से स्टार्ट करो, नोट्स भी बनाओ, क्योंकि हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है ना, ये वाली बात है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले एनिमल टिश्यूज से चालू करते हैं और हम लोग एनिमल टिश्यू की हर बात को समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं हर चीज समझने का, ठीक है। चलिए, तो वी स्टार्ट विद द एनिमल टिश्यूज, ठीक है, वी स्टार्ट विद द एनिमल टिश्यूज, ठीक है। चलो आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट बातें एनसीईआरटी की मैं नोट करके लाता हूं ताकि वो आपको समझा सकूं, और साथ में पूरा नोट्स मैं लिखूंगा भी साथ के साथ, आपको हर चीज समझ में आती रहेगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आप लोग तैयार हैं पढ़ाई के लिए? अगर आप लोग पढ़ाई के लिए तैयार हैं तो एक थम्स अप दे दीजिए और अपन एनिमल टिश्यू का जो पोर्शन है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, है ना। चलिए बताइए, क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? ठीक है, कैन वी स्टार्ट द लेक्चर? ठीक है, अभी तक तो सारा मैं आपको इंट्रो ही दे रहा था, क्या आप लेक्चर स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी मैन? ठीक है, मुझे बताइए। ओके, क्लियर, ठीक है, ओके। एक और बात, ठीक है, एक और बात, आप प्लीज एक हफ्ता 10 दिन जो है मेरे से पढ़ के देखिए, ठीक है, आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, ठीक है, सब प्रॉब्लम्स आपकी हल हो जाएगी। आप देखिए 3-4 क्लास लेकर कि आपको एनसीईआरटी में कितनी पकड़ बन रही है, एनसीईआरटी के कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो। हर लाइन पर मैंने क्वेश्चन बना रखा है और पूरी एनसीईआरटी को फिल इन दी ब्लैंक्स के फॉर्म में अपन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, याद रखिए, कुछ भी नहीं छूटेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा हम लोग चालू कर रहे हैं एनिमल टिश्यू, ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू होता क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन, एनिमल टिश्यू क्या होता है, ठीक है ना बेटा, ठीक है। तो अ ग्रुप ऑफ, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances which perform a specific function, ठीक है ना। आइए इसको मैं बताता हूं आपको पूरे को, ठीक है। देखो बेटा क्या होता है, आप तो जानते हो कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना, आप तो जानते हो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो पहले आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं जो आगे तक आपके पास आते रहेंगे, ठीक है ना। देखो बेटा, सबसे पहले यहां से पॉइंट बाय पॉइंट चालू करता हूं। सबसे पहले, ठीक है, देखो बच्चों ये 2 सेल्स हैं, ठीक है, देखो बच्चों ये 2 सेल्स हैं, ठीक है ना, ये बच्चों 2 सेल्स हैं। ये देखिए, ये एनिमल सेल है, ठीक है, ये एनिमल सेल है, ठीक है, ये एनिमल सेल है, ये 2 सेल्स हैं। 2 सेल्स के बीच में बेटा, 2 सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है, ठीक है ना, 2 सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है इसे अपन क्या कहते हैं? 2 सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है इसे इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है, ठीक है, इसे इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है, याद रखिए। तो 2 सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसे अपन बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है ना। तो पॉइंट बाय पॉइंट मैं यहां पर नोट करता चला जाता हूं, ठीक है ना, ठीक है, कहाँ साइड में कहीं पर नोट करते चले जाते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। इधर देखते हैं, इधर लिखते चले जाते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते चले जाते हैं। तो स्पेस, ठीक है, स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन 2 सेल्स, स्पेस बिटवीन 2 सेल्स इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस, इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस, इसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। अब बेटा ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है, जो 2 सेल्स के बीच में जगह है, वो खाली तो रहेगी नहीं, उसमें कोई ना कोई मटेरियल भरा हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये जो स्पेस होती है 2 सेल्स के बीच में, ये कभी भी खाली नहीं रहती, इसमें कोई ना कोई मटेरियल भरा हुआ होता है, ठीक है ना बेटा। इस मटेरियल को क्या कहते हैं, ठीक है, इस मटेरियल को क्या कहते हैं? जो 2 सेल्स के बीच में भरा होता है, इंटरसेलुलर स्पेस में मटेरियल भरा होता है, इसको बेटा अपन कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, इसको बेटा अपन कहते हैं मैट्रिक्स, या इसको बेटा अपन कहते हैं इंटरसेलुलर मटेरियल,
ठीक है, इसे कहते हैं इंटरसेलुलर मटेरियल, इंटरसेलुलर मटेरियल ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो या आप इसे सिंपली इंटरसेलुलर सब्सटेंस लिख दीजिए, ठीक है, आप इसे इंटरसेलुलर सब्सटेंस लिख दीजिए सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जो दो सेल्स हैं उनके बीच की स्पेस को इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, और इंटरसेलुलर स्पेस में जो मटेरियल भरा होता है उसे मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर सब्सटेंस बोला जाता है। जो मटेरियल भरा होता है उसे मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर सब्सटेंस भरा बोला जाता है, ठीक है ना। तो स्पेस बिटवीन टू सेल्स इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है ना। द मटेरियल, ठीक है, द मटेरियल जो भी सब्सटेंस है, जो भी बीच में भरा पड़ा है, दो सेल्स के बीच में जो भी चीजें भरी पड़ी है, द मटेरियल फिल्ड, ठीक है, द मटेरियल फिल्ड बिटवीन द टू सेल्स, बिटवीन द टू सेल्स, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इसे मैट्रिक्स कहते हैं, या आप इसे इंटरसेलुलर, या आप इसे इंटरसेलुलर, या आप इसे इंटरसेलुलर सब्सटेंस बोल सकते हो, या आप इसे इंटरसेलुलर सब्सटेंस बोल सकते हो, या इंटरसेलुलर मटेरियल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, ये वाली बात है, ठीक है। तो बेटा टिश्यू है क्या, ठीक है ना। अब जैसे अपन को दो बातें समझ में आ गई कि दो सेल्स के बीच की जो स्पेस है, ठीक है ना, दो सेल्स, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, दो सेल्स के बीच की जो खाली जगह है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, और इस इंटरसेलुलर स्पेस में मटेरियल भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है, आइए वापस से पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है ना। डायग्राम ऊपर बनाता हूं, ठीक है, आप मेरे साथ डायग्राम भी बनाते रहें, अच्छा रहेगा बेटा, ठीक है ना। तो बेटा मान लीजिए ये एक टिश्यू है, ठीक है ना, देख लीजिए ये एक टिश्यू है, ध्यान से देखिएगा, ये एक टिश्यू है, समझा रहा हूं अब मैं टिश्यू की डेफिनेशन, ठीक है। तो ओके, मान लीजिए ये मैं एक टिश्यू बना रहा हूं, ठीक है, ओके, ये देखिएगा, ठीक है, ये एक टिश्यू मैं बना रहा हूं, और आप सेल्स तो देख ही सकते हो, ठीक है, ये आप सेल्स देख सकते हो, ठीक है, टिश्यू सेल्स का ही बना होता है, सिंपल एज दैट, ठीक है। ये देखिए, अब सेल्स के बीच में, ठीक है, अब सेल्स के बीच में सब्सटेंस भर देते हैं, ठीक है, जिसे अपन मैट्रिक्स कहते हैं या इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है, जिसे अपन मैट्रिक्स कहते हैं या इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहते हैं। भर दीजिए अच्छे से, ऐसे करके देखिए, बढ़िया से इसको भर दीजिए, ठीक है। ओके, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन एनिमल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। कोई भी टिश्यू होता है ना बेटा, कोई भी टिश्यू जो होता है वो सिमिलर सेल्स का बना हुआ होता है, याद रखिए। तो टिश्यू इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, याद रखिए। तो एनसीईआरटी की क्या डेफिनेशन है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन ही मैं लिख के लाया हूं, ठीक है ना, कि टिश्यू क्या है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है ना, सेल का ग्रुप है, याद रखिए। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है ना, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। तो इसके बीच में जो सब्सटेंस है, सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस है उसको भी लेबल कर देते हैं, ये आ गया आपका इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ठीक है, ये आ गया आपका इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ये वाली बात है, ठीक है ना। ओके, विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो टिश्यू जो होता है बेटा वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, सीधी बात है। तो व्हाट इज अ टिश्यू, टेल मी। टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है ना, विच आर सिमिलर, ओके, एंड ये जो ग्रुप ऑफ सेल है जिसको टिश्यू बोल रहे हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना। ओके, अब अगर अपन आगे चलें और बातें करें बेटा, तो अगली लाइन अपन पढ़ते हैं, ठीक है, अगली लाइन अपन पढ़ते हैं, इनफैक्ट अंडरलाइन कर लेते हैं कि दीज सेल्स आर सिमिलर, ठीक है, इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है ना, आइए मैं आपको इस लाइन का मतलब समझाता हूं, ठीक है। चलिए, तो ऐसा करते हैं, ये पिछले पेज पे सारा लिखा हुआ है तो मैं इसको मिटा देता हूं, पिछले पेज पर मैंने सारा लिख रखा है, ठीक है ना। ओके, तो इन सभी चीजों को मैं मिटा देता हूं, ओके, राइट, ये सारा पिछले पेज पे लिखा हुआ है, तो
इसको मैं मिटा लेता हूं और ये नीचे वाली लाइन आपको समझाता हूं, ठीक है। तो टिश्यू जो होता है बेटा सेल्स का बना होता है, राइट, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं जो टिश्यू फॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसकी फोटो मैंने यहां बनाई थी, ठीक है, एक बार और बना देते हैं। ये देखिए ऐसे अपन ने फोटो बनाई थी कि टिश्यू जो है इट इज मेड अप ऑफ सेल्स, ये देखिए, ठीक है। सेल्स सारे के सारे सिमिलर हैं, ठीक है ना, देखिए मैंने सिमिलर सेल्स बनाने का प्रयास किया है अलोंग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंस। जो ये सब्सटेंस बीच में भरा है इसको भी अपन को लेना है, तभी टिश्यू कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये अपन ने ऐसे कर दिया, ये देखिए इस तरीके से, यू इस तरीके से बना दीजिए, है ना। तो ये आपका टिश्यू हो गया, ठीक है, ये आपका एक टिश्यू हो गया। एनिमल टिश्यू की बात हो रही है, तो एनिमल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? स्ट्रक्चर का मतलब हो गया एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब हो गया एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मैं कहां देखूंगा? तो बेटा आप कोई भी टिश्यू को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो, याद रखिए। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से सेल कैसा दिख रहा है, गोल है, लंबा है, खिंचा हुआ है, तो बाहर से उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, ठीक है ना। एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है सेल की, वो बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो these cells which make a tissue are similar in structure, मतलब कि यहां पर they are similar in external morphology, ठीक है ना। यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस में सारे सेल्स एक जैसे हैं। आप देखिए मैंने सारे सेल्स राउंड बनाए हैं, ठीक है। दे आर सिमिलर इन फंक्शन, ठीक है ना। सभी सेल्स मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सभी सेल्स मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। ऑल सेल्स, ठीक है, ऑल सेल्स ऑफ अ टिश्यू, ऑल सेल्स ऑफ अ टिश्यू, ठीक है, परफॉर्म, ठीक है, परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन, परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन, सिंगल फंक्शन, ये वाली बात, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, आपको एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करिए। तो ये सारे सेल्स मिलकर बेटा एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हमारा न्यूरल टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहा है, ताकि मैं हाथ उठा पा रहा हूं, इस तरह काम कर पा रहा हूं, लिख पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, सूंघ पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं, ये सारी मोटर एक्टिविटीज जो मैं कर पा रहा हूं, हाथ चला पा रहा हूं, ठीक है, ये न्यूरल टिश्यू के बदौलत हो पा रहा है, याद रखिए। तो न्यूरल टिश्यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, याद रखिए। तो न्यूरल टिश्यू में जितने भी सेल्स होते हैं बेटा वो सारे मिलकर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं बेटा, ठीक है ना। ओके, अच्छा, तो दीज सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन का मतलब होता है कि दीज सेल्स जो हैं, ठीक है, जो कि टिश्यू को बना रहे हैं, दीज सेल्स, ठीक है, आर डिराइव्ड, ठीक है, दीज सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम अ सिंगल जर्म लेयर, ठीक है, फ्रॉम अ सिंगल जर्म लेयर, फ्रॉम अ सिंगल जर्म लेयर, ये वाली बात है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि दीज सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल जर्म लेयर? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टिश्यू में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो किसी एक जर्म लेयर से ओरिजिनेट होते हैं। वो एक्टोडर्म हो सकता है, वो मीजोडर्म हो सकता है, वो एंडोडर्म हो सकता है, ठीक है ना। अभी मैं समझाता हूं, ये लाइन भी क्लियर करता हूं आपको, आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी पहली 2 क्लासें धीरे धीरे चलाता हूं मैं, ताकि आपको समझ में आने लगे, ट्यूनिंग सेट हो जाए, और उसके बाद जो है अपन थोड़ी स्पीड इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार आपको बताता हूं कि ये लास्ट लाइन मैंने क्या लिखी है, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा, ठीक है। आइए अगले पेज पर ले चलता हूं और आपको मैं ये लाइन एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा, ठीक है। ये मैंने खाली पेज ओपन कर लिया है, ठीक है। इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया नज़र में आए। बैकग्राउंड इसका मैं ब्लैक कर लेता हूं, ठीक है। भाई बैकग्राउंड कहाँ गया? ये सब्जेक्ट में जाकर बैकग्राउंड अपन ले लेते हैं,
बैकग्राउंड इन सॉलिड कलर, ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक हो गया बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड पे सही दिखाई देता है, ठीक है ना। देखो बच्चों क्या होता है, मेरी इस बात समझना, ठीक है, ये बात रिप्रोडक्शन चैप्टर की है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की है, पर हर बातें बेटा आपस में तो जुड़ी हुई होती हैं, देखना आप, ठीक है, हर चीज को समझने का प्रयास करना, ठीक है। ओके, ग्रेजुअली देखो क्या होता है कि जब अपन ड्रॉप कर रहे होते हैं, कई चीजें अपन को नहीं आ रही होती है, धीरे धीरे आपके बेसिक्स क्लियर करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं, तो बेसिक्स अपने क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये देखिएगा, तो बच्चों होता क्या है कि एक स्पर्म जो होता है, देखिएगा एक स्पर्म जो होता है, ठीक है, ये स्पर्म जो है आगे जाकर, ठीक है, ओवा के साथ या ओवम के साथ फ्यूज होता है, ठीक है। तो स्पर्म जो होता है वो फ्यूज होता है ओवम के साथ। आपको तो पता होगा रिप्रोडक्शन में ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है। और इस इवेंट को क्या कहते हैं अपन, इस इवेंट को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इस इवेंट को अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इस इवेंट को अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब स्पर्म ओवम के साथ जाकर फ्यूज होता है, ठीक है, इस इवेंट को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होता है बेटा, ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट बन जाता है, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट क्या होता है बेटा, जाइगोट बन जाता है। बड़ी बेसिक सी चीज है जो आपने 9th 10th में भी पढ़ी होगी, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो स्पर्म जो होता है बेटा ये मेल गैमीट होता है, ये तो आपको पता ही होगा। स्पर्म जो होता है ये मेल गैमीट होता है, ये ओवम के साथ जाकर फ्यूज करता है। ओवम जो होता है वो फीमेल गैमीट होता है, याद रखिए, ओवम जो होता है वो फीमेल गैमीट होता है, ठीक है। दोनों सेल्स जब फ्यूज करते हैं, स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज करते हैं, तो जाइगोट बन जाता है, ठीक है। जाइगोट जो है बेटा क्या करता है, जाइगोट जो है माइटोसिस लाइक डिवीजन करता है, ठीक है ना। जाइगोट जो है वो माइटोसिस लाइक डिवीजन करता है, माइटोसिस लाइक डिवीजन करता है। अब माइटोसिस मियोसिस जो है आप बॉटनी में पढ़ोगे, आपको रुपेश सर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो जाइगोट में माइटोसिस होने लगती है और धीरे धीरे बेटा जाइगोट डिवाइड करता है माइटोसिस से, और धीरे धीरे बेटा सेल्स बनने लगते हैं। मतलब माइटोसिस जब होगा तो सेल की संख्या इंक्रीज होगी, क्योंकि माइटोसिस एक प्रकार की सेल डिवीजन है, ठीक है ना। तो ऐसे क्या होता है, ये जो जाइगोट है बेटा ये माइटोसिस करने लगता है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं, फिर 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, और ग्रेजुअली बेटा क्या होता है, काफी सेल्स बन जाते हैं माइटोसिस की वजह से, सेल डिवीजन की वजह से बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, ठीक है ना। और बेटा अपन इसको क्या बुलाते हैं, अपन इस स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो बुलाते हैं, ठीक है ना। अपन इस स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो बुलाते हैं। एम्ब्रियो जो होता है मदर के जो है यूट्रस में जाकर इम्प्लांट हो जाता है। खैर ये आगे की बात है, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तब आपको सिखाऊंगा। तो इस तरह बेटा अपना एक एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है ना। अब बेटा एम्ब्रियो में आप सारे के सारे बेटा सेल्स देख रहे हो, ठीक है ना, ये सारे के सारे एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है, ये एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं, ठीक है ना। ये एम्ब्रियोनिक सेल्स क्या करते हैं बेटा, ये एम्ब्रियोनिक सेल्स क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। ये एम्ब्रियोनिक सेल्स क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं, और ये अपने आप को 3 जर्म लेयर्स में सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं बेटा ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। ये एम्ब्रियोनिक सेल्स मूवमेंट करते हैं और ये अपने आप को बेटा जो है 3 जर्म लेयर्स के अंदर जो है सेट कर लेते हैं। आइए मैं बताता हूं, ठीक है। ये रही बाहर वाली जर्म लेयर, ठीक है ना, जो कि सेल्स की बनी है, ठीक है। फिर ये रही आपकी, देखिए ये रही आपकी, एक सेकेंड सॉरी, ठीक है, ये रही आपकी अंदर वाली जर्म लेयर, सेल्स की बनी हुई होती है बेटा, ये याद रखना, ठीक है। इसको मैं ठीक से बना देता हूं, थोड़ा सा बायो में डायग्राम बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और बेटा ये रही आपकी सबसे अंदरूनी जर्म लेयर, ठीक है, सबसे अंदरूनी जर्म लेयर। इस तरीके से मैं इसको बना लेता हूं, ये देखिए ऐसे करके मैंने 3 अलग अलग कलर में इसको सेट कर दिया है, ठीक है ना। आई होप ये कलर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये जो एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियोनिक सेल्स का बना हुआ है, ये सेल्स मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है ना, मूवमेंट शो करते हैं। एंड मूवमेंट शो करने के बाद एंड दे क्या करते हैं, एंड दे फॉर्म 3 germ layers, and they form
थ्री जर्म लेयर्स, ठीक है, एंड दे फॉर्म थ्री जर्म लेयर्स, ठीक है। तो भाई ये एम्ब्रियोनिक सेल्स मूव करेंगे और ये अपने आप को तीन जर्म लेयर्स में सेट कर लेते हैं, ठीक है ना। बाहर वाली जर्म लेयर जो होती है ये एक्टोडर्म कहलाती है बेटा, ठीक है ना। बाहर वाली जर्म लेयर एक्टोडर्म कहलाती है, ठीक है, क्लियर है। जो बीच वाली जर्म लेयर है, ठीक है ना, जो बीच वाली जर्म लेयर है वो मेसोडर्म कहलाती है, वो मेसोडर्म कहलाती है, ठीक है ना, ओके। और जो सबसे अंदरूनी जर्म लेयर है, सबसे अंदरूनी जर्म लेयर जो है, ठीक है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन एंडोडर्म कहते हैं, ठीक है, उसे अपन एंडोडर्म कहते हैं, ठीक है। तो भाई बाहर वाली जर्म लेयर एक्टोडर्म कहलाती है, अंदरूनी जर्म लेयर एंडोडर्म कहलाती है और बीच की जर्म लेयर मेसोडर्म कहलाती है, ठीक है ना। ये हो गई आपकी तीनों क्या, ये हो गई आपकी तीनों जर्म लेयर्स, ठीक है, ये हो गई आपकी तीनों जर्म लेयर्स, ठीक है ना। अब बेटा मैं ये बताना चाहता हूं कि जब ये जर्म लेयर्स बन जाती है तो इन्हीं तीनों जर्म लेयर्स से आपके सारे बॉडी के टिश्यू बनते हैं, आपके सारे बॉडी के ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम भी बनते हैं, याद रखिए। तो मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है ना, दीज थ्री जर्म लेयर्स, ठीक है, दीज थ्री जर्म लेयर्स, दीज थ्री जर्म लेयर्स, ठीक है, दीज थ्री जर्म लेयर्स, ये एनसीईआरटी का ही पॉइंट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। दीज थ्री जर्म लेयर्स, ठीक है, गिव राइज टू, ठीक है, गिव राइज टू ऑल टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। तो आपकी बॉडी में बेटा जितने भी टिश्यूज हैं वो इन्हीं जर्म लेयर से बनते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जो अपना न्यूरल टिश्यू है, ठीक है ना, जो अपना न्यूरल टिश्यू है वो किससे बनता है, फॉर्म्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम कौन सी जर्म लेयर, एक्टोडर्म से, ठीक है ना। इसका मतलब बेटा ये है कि न्यूरल टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं वो सारे एक्टोडर्म से बनते हैं, ठीक है ना। एक्टोडर्म जो है वो न्यूरल टिश्यू को फॉर्म करता है, न्यूरल टिश्यू के सारे सेल्स एक्टोडर्म से बनते हैं, याद रखिए। उसी तरीके से बेटा जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है बॉडी के अंदर, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू किससे बनता है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेसोडर्म, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेसोडर्म। कौन सी जर्म लेयर से बनता है, मेसोडर्म से बनता है, ये वाली बात है, ठीक है। तो प्लीज एक बार फोकस करो, ठीक है, एक बार फोकस करो कि डेफिनेशन देखो। एनिमल टिश्यू क्या है, एनिमल टिश्यू जो है इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स प्लस द इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस, ठीक है, जो सेल्स के बीच में भरा हुआ है। ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो एनिमल टिश्यू बना रहे हैं, दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ये सारे सेल्स स्ट्रक्चर में एक जैसे होते हैं, यानी कि इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो सारे सेल्स अपीयरेंस में, एक्सटर्नल अपीयरेंस में एक जैसे दिखेंगे, ठीक है। दीज सेल्स आर सिमिलर इन फंक्शन, ये सारे सेल्स एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड दीज आर सिमिलर इन ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब ये सारे के सारे सेल्स जो है एक ही जर्म लेयर से ओरिजिनेट होते हैं। हो सकता है ये सारे के सारे सेल्स जो हैं हमारे किससे ओरिजिनेट होते हो, एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होते हो बेटा, एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होते हो, समझ रहे हैं, ठीक है, ये वाली बात है। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, तो ये मेसोडर्म से भी ओरिजिनेट हो सकते थे, एंडोडर्म से भी ओरिजिनेट हो सकते थे, मैंने एग्जाम्पल ले लिया। मतलब कि बेटा पहले अपन एम्ब्रियो होते हैं, फिर अपन में तीन जर्म लेयर्स बन जाती हैं और फिर इन्हीं तीन जर्म लेयर्स से बॉडी के सारे टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और इस तरह हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि आपके पास तीन जर्म लेयर्स हैं, इसलिए आप ट्रिप्लोब्लास्टिक हो। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीन जर्म लेयर्स का पाया जाना, ठीक है ना। और इन्हीं तीन जर्म लेयर्स से हमारी पूरी बॉडी धीरे धीरे बनती है और फिर हमारा जन्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तो बेटा टिश्यू की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब आपको पता है क्या, अब आपको पता है कि बेटा
इंटरसेलुलर सब्सटेंस क्या होता है, आपको पता है इंटरसेलुलर स्पेस क्या होती है, दो सेल्स के बीच में जो खाली स्पेस होती है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, जिसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस या मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। ठीक है, अब आपको पता है टिश्यू की डेफिनेशन, अब आपको पता होगी ढंग से कि टिश्यू क्या है। एनिमल टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है, दीज आर सिमिलर सेल्स, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन फंक्शन एंड सिमिलर इन ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब भी अब आपको पता है, ओरिजिन का मतलब किस जर्म लेयर से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, जैसे न्यूरल टिश्यू है तो न्यूरल टिश्यू के सारे सेल्स एक्टोडर्म से बने हैं, याद रखिए। हमारी जितने भी टिश्यूज होते हैं बॉडी के वो सारे जर्म लेयर्स से बनते हैं, याद रखिए। जर्म लेयर्स आर द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा, जिनसे आगे जाकर सारे टिश्यूज फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये एक्टोडर्म जर्म लेयर होती है, मेसोडर्म जर्म लेयर होती है, एंडोडर्म जर्म लेयर होती है। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, तो ये तो एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन हो गई। अब बेटा आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए सारे पॉइंट, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, आप चीज प्लीज नोट करते चले जाइए। पहले डेफिनेशन लिख दीजिए, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दीजिए, डायग्राम बना दीजिए अच्छे से। ठीक है ना, फिर आपको मैं अगले पेज पे ले चलता हूं, आप सारे पॉइंट नोट करें, धीरे धीरे करके अपन आगे बढ़ेंगे, समझ में आता रहेगा। ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए, है ना। चलिए, चलो, बहुत बहुत बढ़िया। प्लीज नोट इट डाउन। बेटा कुछ लोग कह रहे हैं बहुत स्लो है, तो बेटा पहली क्लास में मैं उड़ा तो सकता नहीं हूं, हेट्रोजीनस क्राउड है हमारा। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 0 से स्टार्ट कर रहे होंगे, जिनको कुछ नहीं आता होगा। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके 550 नंबर होंगे, ठीक है, वो भी पढ़ रहे होंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके 300 नंबर होंगे, जो एवरेज टाइप के बच्चे होंगे। तो हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, पहली 2-3 क्लास में स्पीड थोड़ी कम ही रहती है। ठीक है, हम स्लोली पेस बढ़ाते हैं और आपको 0 लेवल से हायर लेवल पे ले जाते हैं। अगर आपको फास्ट पेस पर देखना है लेक्चर, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर 2x पे भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो प्लीज नोट कर लीजिए। अगर आपने नोट कर लिया है तो नोटेड लिख दीजिएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूं। चलिए, चलो, है ना। अब अपन आगे चलें, डन है, सब बच्चे डन लिख रहे हैं। अब इस लाइन का भी मतलब लिख लो। ठीक है, इस लाइन का भी मतलब लिख लो, जो जो पॉइंट मैंने नोट करा रखे हैं अच्छे से नोट कर लो बच्चों। ठीक है ना, ओके, डायग्राम बनाना चाहो तो बना दो। ठीक है ना, ओके, चलो भाई कर लो, है ना। टिश्यू में, किसी भी टिश्यू में जो सारे सेल्स होते हैं, याद रखिए, वो किसी एक जर्म लेयर से ओरिजिनेट होंगे। या तो सारे के सारे सेल्स एक्टोडर्म से बनेंगे, या ये सारे के सारे सेल्स मेसोडर्म से ओरिजिनेट होंगे, या ये सारे के सारे सेल्स जो टिश्यू में हैं ये एंडोडर्म से बनेंगे। तो ये 3 जर्म लेयर्स जो होती है, ये ऐसी करामाती होती हैं कि पूरी बॉडी जो है इन्हीं 3 जर्म लेयर्स से बनती है। याद रखिए, बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं वो इन्हीं 3 जर्म लेयर से बनते हैं। ठीक है ना, क्लियर, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आप इसे बना लो। ठीक है, प्लीज, ये थोड़ा सा पार्ट है, इसे भी नोट कर लो। बेसिक्स क्लियर करते हुए चलेंगे अपन। ठीक है, कहीं पर भी डाउट आए तो कमेंट में अपने डाउट पूछना, मैं कल क्लास में ही आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, प्लीज लिखिए। नोटेड है, बहुत अच्छे बेटा, ऑसम। चलो आगे चलें। ठीक है, अब अपन आगे चलें, चलिए, ओके, आगे चलें। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा, मे बी कुछ लोगों ने तो साथ लिखते लिखते नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है ना, अब अपन बेटा टाइप्स ऑफ टिश्यूज पर आते हैं। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज मेरे को बताना। ठीक है, और आखिरी के 5 मिनट में, लेक्चर का जो आखिरी 5 मिनट होगा उसमें मैं फिर से एक बार रिकैप कर दूंगा, ताकि आपके सब चीजें ब्रेन में एकदम रुक जाएगी। ठीक है ना, चलिए, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो टाइप ऑफ टिश्यूज पर चलते हैं। चलो बेटा, तैयार हो जाओ। ठीक है ना, देखो बेटा, ध्यान से देखना, है ना, ध्यान से देखना। ये सारी एनसीईआरटी की लाइनें हैं बेटा, याद रखना, है ना। तो टाइप्स ऑफ टिश्यूज पर चलते हैं। तो बेस्ड ऑन द, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर,
ठीक है, बेस्ड ऑन द सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन द सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड फंक्शन, ठीक है, एंड फंक्शन, ठीक है, बेस्ड ऑन द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द सेल्स, द टिश्यूज आर डिफरेंट एंड कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स, ठीक है ना, आपके पास 4 प्रकार के टिश्यूज होते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का, ये एनसीईआरटी की लाइन का मतलब क्या हुआ, कोई मेरे को ये भी तो बताओ। आइए मैं आपको बताता हूं, एक बार थोड़ा सा मैं ना एसी को टर्बो मोड पे लगा दूं, ठीक है, गर्मी सी लग रही है, ठीक है, यहां पर जयपुर में बहुत गर्मी हो गई है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द सेल स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा, मेरी एक बात याद रखना, मेरी एक बात दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है, जो सेल का स्ट्रक्चर होता है ना, जैसा सेल की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है, जैसा सेल आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखता है, उसी के बेसिस पर वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिएगा, ठीक है, जैसे बेटा ये न्यूरॉन है, ये देखिए, ठीक है, जैसे कि बेटा ये न्यूरॉन है, ये देखिए, ये देखिए, ये न्यूरॉन है, ठीक है, भगवान ने बेटा देखिएगा ये न्यूरॉन है, ठीक है, ओके, एक बार इसको मैं पूरा बना लेता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, एक बार मैं आपको पूरा बना लेता हूं आप लोगों के लिए। बस 1 मिनट दीजिए, पूरा बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए बच्चों ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये तो आप पढ़ के आए होंगे, आज तो बड़ी बेसिक क्लास है, ठीक है बेटा, बेसिक से ही आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। मान लीजिए ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये न्यूरॉन एक सेल होता है बेटा, ठीक है ना, तो बेटा ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, एक न्यूरॉन है, ठीक है, न्यूरॉन एक प्रकार का सेल है, ठीक है, जो कि न्यूरल टिश्यू में पाया जाता है, हम न्यूरल टिश्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। न्यूरॉन में ये जो लंबा सा प्रोसेस होता है इसे एक्सॉन कहते हैं, इसे एक्सॉन कहते हैं। जो बेटा ये छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं इसे डेंड्राइट कहते हैं बेटा, ठीक है, इसे डेंड्राइट कहते हैं, ठीक है। और बेटा ये जो बीच में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, इसको अपन, इस स्ट्रक्चर को सेल बॉडी कहते हैं अपन, ठीक है ना, सेल बॉडी कहते हैं, या आप इस स्ट्रक्चर को साइटोन भी कह सकते हो, ठीक है, ये वाली बात है, ठीक है। तो बेटा एक ये न्यूरॉन है, बेसिक सा न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, आप देख रहे हो ना कितना लंबा सा सेल है, ठीक है। ऐसे बेटा क्या होता है, ऐसे बेटा कई न्यूरॉन्स जो होते हैं, ठीक है, ऐसे बेटा कई न्यूरॉन्स जो होते हैं, जैसे ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, फिर ये आपका दूसरा न्यूरॉन हो गया, ये देखिए, फिर आपका ये दूसरा न्यूरॉन हो गया, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे यू बना लो, ठीक है, इस तरीके से ढंग से बना लेता हूं मैं एक बार, ठीक है। फिर ये इधर आपका ये जो है देखिए, ये तीसरा न्यूरॉन हो गया, ठीक है, ये आपका तीसरा न्यूरॉन हो गया, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके यू बना लीजिए। तो बेटा क्या होता है, इस तरह न्यूरॉन्स का सर्किट बनता है। न्यूरॉन लंबे लंबे सेल होते हैं और इनके ऊपर बेटा इलेक्ट्रिसिटी भागती है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो भागता है, ठीक है ना। इसकी वजह से बेटा क्या होता है, इसके ऊपर जो है आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल भागता है, ठीक है ना, ये एक सर्किट बन जाता है, ठीक है। ये न्यूरॉन 1 है, ये न्यूरॉन 2 है, ये न्यूरॉन 3 है। तो इस तरह न्यूरॉन आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, और एक लंबा सा वायर नुमा सर्किट बनता है, और बेटा इस न्यूरॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक सिग्नल रन करता है। तभी बेटा क्या होता है मैं आपको बताऊं, जैसे ही कोई आपके ऊपर हमला करता है तो आप सामने से हट जाते हो, ठीक है, कोई आपको थप्पड़ मारता है तो आप अपना मुंह पीछे कर लेते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली ये रिफ्लेक्सेस जो हैं इसलिए कर पाते हैं क्योंकि बेटा जो इलेक्ट्रिक सिग्नल हैं वो ब्रेन से जो है सभी जगह जा रहे हैं, याद रखिए, आप अलग अलग काम कर पा रहे हो, ठीक है। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखिए, लंबा सा सेल है, ये लंबा सा सेल भगवान ने क्यों बनाया है, भगवान ने इसका स्ट्रक्चर इतना इलोंगेटेड क्यों बनाया है, ताकि बेटा एक एफिशिएंट वायर की तरह ये काम कर सके और इस पे इलेक्ट्रिक सिग्नल दौड़ सके और आप बढ़िया तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन कर सको, याद रखिए, ठीक है ना, ये सिग्नल दौड़ता रहे, ठीक है। अब आप खुद ही देखिए, मैं आपको बताता हूं, देखिएगा 1 सेकंड के लिए, ठीक है, ये देखिएगा, ठीक है,
ये एकदम अंधेरा हो गया, पता चला कि नहीं चला? ठीक है, ये आपकी आईज और आपकी न्यूरॉन्स की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। ये सिग्नल आपकी आईज से न्यूरॉन्स ब्रेन के पास ले जाते हैं और एकदम अंधेरा हो जाता है, तो जो है आपको कुछ दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये आईज जो हमारी सेंस ऑर्गन होती है, ये सेंस ऑर्गन न्यूरॉन्स से ब्रेन को कनेक्ट करते हैं, याद रखिए। तो सेंस ऑर्गन है, फिर न्यूरॉन्स लगे हुए हैं, फिर वो ब्रेन तक सिग्नल ले जा रहे हैं। ये सिग्नल फास्ट भागता है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। तो बेटा यहां पर बात यह है कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल का फंक्शन डिसाइड करता है, याद रखिए, ठीक है ना। तो बेस्ड ऑन द सेल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, एंड फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द सेल, ठीक है ना, जो सेल का स्ट्रक्चर होगा उसी के आधार पर सेल का एक फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो टिश्यू में जितने भी सेल्स होते हैं बेटा, टिश्यू में जितने भी सेल्स होते हैं, जैसे न्यूरल टिश्यू में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, याद रखिए। तो टिश्यू में जितने भी सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, वो एक फंक्शन डिपेंड करता है, मतलब वो एक फंक्शन डिसाइड करता है। सेल का जो भी स्ट्रक्चर होगा सेल उसी प्रकार से फंक्शन करेगा, याद रखिए, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द सेल स्ट्रक्चर, कैसा सेल स्ट्रक्चर है एंड फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द सेल, जैसे न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, न्यूरॉन्स का फंक्शन है कंडक्शन ऑफ न्यूरल सिग्नल, ठीक है, या कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। एक सिग्नल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वो न्यूरॉन्स का फंक्शन होता है, तभी ये लंबे लंबे वायर नुमा सेल्स होते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द सेल स्ट्रक्चर, जिसके आधार पर सेल का फंक्शन होता है, ठीक है, परफॉर्म्ड बाय द सेल्स, ठीक है। द टिश्यूज, कोई भी टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। कौन से 4 प्रकार के होते हैं? पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मस्क्यूलर टिश्यू, ठीक है, तीसरा होता है मस्क्यूलर टिश्यू, और चौथा सेल होता है, चौथा टिश्यू होता है न्यूरल टिश्यू, चौथा टिश्यू होता है न्यूरल टिश्यू। तो ये 4 प्रकार के टिश्यू आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। ये नीट का सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये नीट का सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि कितने प्रकार के टिश्यू अपने बॉडी में होते हैं। 4 प्रकार के टिश्यू अपनी बॉडी में देखे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोई आपसे बोले कि ये 4 प्रकार के टिश्यू तुमने कर दिए, क्या इसका बेसिस था? ये 4 प्रकार के टिश्यू तुम्हारी बॉडी में है, इसका बेसिस क्या है यार, मेरे को ये तो समझाओ कि ये 4 प्रकार के टिश्यू कैसे आपने अलग अलग बाइफरकेट करके बना दिए। तो आप बोलोगे कि इन चारों प्रकार के टिश्यूज में जो सेल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, ठीक है ना, यानी कि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है ना। जो कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन ऊपर वाले एपिथेलियल टिश्यू से अलग होता है। जो मस्कुलर टिश्यू होता है इसमें जो मसल सेल्स होते हैं वो बेटा उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन अलग होता है। और न्यूरल टिश्यू में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर तो आपने देखा ही, उनका फंक्शन भी आपने देखा, वो बाकी सबसे अलग होता है, याद रखिए। जैसे बेटा अब मस्कुलर टिश्यू की बात कर लेते हैं, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू की बात कर लेते हैं। जैसे हम मस्कुलर टिश्यू की बात कर लेते हैं तो जो मस्कुलर टिश्यू है, जैसे कि बेटा उसका एक उदाहरण ले लेते हैं स्केलेटल मसल, ठीक है, उसका उदाहरण ले लेते हैं स्केलेटल मसल, ठीक है। तो स्केलेटल मसल जो होती है वो एक प्रकार की मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है ना। अब स्केलेटल मसल में जो स्केलेटल मसल सेल पाए जाते हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल सेल पाए जाते हैं, स्केलेटल मसल सेल पाए जाते हैं, इनका स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल होता है, याद रखिए। स्केलेटल मसल सेल का स्ट्रक्चर जो है सिलेंड्रिकल होता है, ऐसे करके इनका स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। तो इनका जो सेल स्ट्रक्चर है वो सिलेंड्रिकल होता है और इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर पाता है, इसी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर पाता है। और जब स्केलेटल मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तभी हमारे मूवमेंट प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर, तभी हम चल पाते हैं। तो बेसिकली बेटा इसका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हो स्केलेटल मसल सेल का स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, देखिए, तभी बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर
कर पाता है, ठीक है, तभी बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर पाता है। और इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से सारे मूवमेंट प्रोड्यूस होते हैं, इसी वजह से सारे मूवमेंट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से बॉडी के सारे मूवमेंट्स हो पाते हैं, ठीक है ना, समझे। तो बेसिकली बेटा 4 प्रकार के टिश्यू तुम्हारी बॉडी के अंदर हैं, याद रखिए, ओके। और ये जो 4 प्रकार के टिश्यू हैं कौन से हैं? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, ठीक है ना। तो बेसिकली एनसीईआरटी की लाइन है जो लिखी हुई है, ठीक है, कि बेस्ड ऑन द सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द सेल। देखो सेल का स्ट्रक्चर पूरी तरह से उसके फंक्शन को रेगुलेट करता है, याद रखिए। सेल का जो स्ट्रक्चर होगा उसी हिसाब का उसका फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो इन चारों टिश्यूज के अंदर सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन कुछ अलग है, कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन कुछ अलग है, मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन कुछ अलग है, न्यूरल टिश्यू का फंक्शन कुछ अलग है। जैसे मैंने अभी मसल्स का बताया, अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करती तो तुम कैसे मूवमेंट कर पाते, देखिए, ठीक है ना। तो याद रखिए हाथ ऊपर करने में जितना नर्वस टिश्यू का काम है उतना मसल्स का काम है, ठीक है ना। नर्वस टिश्यू जब मसल्स पर सिग्नल भेजता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, तभी अपन हाथ को मूव कर पाते हैं, ठीक है ना, ये वाली बात है। तो बेटा प्लीज इस लाइन को नोट करो, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये सारी एनसीईआरटी की लाइनें हैं, प्लीज आप इसे नोट करो, ठीक है ना। और अपन अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, प्लीज इसे नोट करो और अपन अब आगे बढ़ते हैं, प्लीज। चलिए ये डायग्राम भी बना लीजिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भाग रहा है ये भी बता दीजिए, ये न्यूरॉन एक साथ कनेक्ट कर दीजिए, न्यूरॉन 1, न्यूरॉन 2, न्यूरॉन 3, N1 इज न्यूरॉन 1, N2 इज न्यूरॉन 2, N3 इज न्यूरॉन 3। एक न्यूरॉन का फोटो बनाकर दिखा दीजिए, इधर स्केलेटल मसल सेल का फोटो दिखा दीजिए जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है ना। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। ये सिलेंडर कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है कभी रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कभी रिलैक्स होता है। तो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसी के आधार पर उसका एक फंक्शन निकल कर आता है, याद रखिए, ठीक है ना, ये वाली बात है, ठीक है। तो मैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में बता रहा था, मस्कुलर टिश्यू के अंतर्गत हमारी मसल्स आती हैं। एक मसल होती है जैसे स्केलेटल मसल कहते हैं, ठीक है ना। मसल की जानकारी डिटेल में दूंगा, न्यूरॉन की जानकारी डिटेल में दूंगा, अभी बेसिक बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए प्लीज नोट कर लीजिए, अगर नोट हो गया तो नोटेड लिख दीजिए। चलिए बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, यस, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अगली पॉइंट एनसीईआरटी का देखते हैं, अगला पॉइंट एनसीईआरटी का देखते हैं। ये सारे एनसीईआरटी पॉइंट्स हैं बेटा, ये सारे एनसीईआरटी पॉइंट्स हैं, ठीक है। आइए अगला पॉइंट एनसीईआरटी का देखते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, एनसीईआरटी पॉइंट्स ही चल रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा कि कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको एज इट इज लेकर चलना पड़ता है। आई होप अभी तक आपको एनिमल टिश्यू क्या है समझ में आ गया होगा, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन्स सच एज हार्ट, ठीक है, ऑर्गन्स सच एज हार्ट, लंग्स, ठीक है, ऑर्गन्स सच एज हार्ट, लंग्स, किडनी, ठीक है, किडनी, ठीक है, किडनी, स्टमक, ये सारे नाम दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ठीक है, देखिएगा, ठीक है। ऑर्गन्स सच एज हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक कंप्राइज स्पेसिफिक प्रपोर्शन, कंप्राइज स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न ऑफ ऑल बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब तो समझाओ, मेरे तो सर के ऊपर से निकल गया, तुम्हारे भी सर के ऊपर से निकल गया होगा अगर तुमने मेरे से अभी तक नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। मतलब क्या है, ठीक है, ऑर्गन्स सच एज हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक, ठीक है, कंप्राइज स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न ऑफ ऑल बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे बेटा मैं स्टमक ले लेता हूं, ठीक है, मैं स्टमक ले लेता हूं, ध्यान से देखिए, मैं स्टमक ले लेता हूं, समझा रहा हूं, ठीक है। इस पॉइंट को मैं क्या लिख देता हूं, पॉइंट
n लिख देता हूं, ठीक है। और n का एक्सप्लेनेशन जो है मैं यहां पर दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो आप नोट कर लेना, ठीक है। जैसे बेटा आपका स्टमक होता है, ठीक है, आपका स्टमक होता है, तो बेटा जो आपका स्टमक होता है ना, ठीक है, जो बेटा आपका स्टमक होता है, देखिए ये, ठीक है, इसमें बेटा आपके स्टमक में ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आपके स्टमक में बहुत ध्यान से देखिएगा, बना रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो आपके स्टमक में, ठीक है, ये इसको मैं कलर कर देता हूं वाइट, ठीक है। तो आपके स्टमक में अगर देखें, ठीक है, भाई कलर क्यों नहीं हो रहा, एक सेकेंड, हाँ हो गया ना, चलो थैंकफुली हो गया। तो आपके स्टमक में देखिएगा, ठीक है, आपका जो स्टमक है, ठीक है ना, आपका जो स्टमक है, एक बार बना देता हूं मैं पूरा, ये देखिए, इसको लाल कर दिया, ठीक है। और कौन सा कलर ले लें, ठीक है, एक सेकेंड, जो अच्छे से दिखे ना उसको देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है, ठीक है। एक कलर ये ले लेते हैं, ये देखिएगा, ऐसे ग्रीन ले लिया, ठीक है। और एक अंदरूनी कलर और ले लेते हैं, ठीक है, मे बी ऑरेंज ले लेते हैं, मे बी ऑरेंज ले लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, अंदर ये ऑरेंज कलर ले लेते हैं, ठीक है, ये देखिए ऐसे करके, ठीक है। और ऑरेंज कलर को भी कलर कर देते हैं, तो आपको अलग अलग कलर दिख रहे होंगे। तो आपके स्टमक में बेटा चारों टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, याद रखिए, ठीक है। आपके स्टमक में अमूमन ये बाहर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, आपके स्टमक में अमूमन ये बाहर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है, ठीक है। फिर अंदर अगर अपन चलें तो ये लाल कलर का मस्कुलर टिश्यू देखने को मिलता है, ये लाल कलर का बेटा आपको मस्कुलर टिश्यू देखने को मिलता है, ठीक है ना। फिर अगर और अंदर चलें बेटा तो ये जो ग्रीन कलर का आपको न्यूरल टिश्यू देखने को मिलता है, ये न्यूरल टिश्यू देखने को मिलता है, ठीक है ना। और बेटा बिल्कुल अंदर चले जाएं, ठीक है ना, तो आपको ये जो ऑरेंज कलर का एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलता है, एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलता है। तो यहां पर एनसीईआरटी ये कहना चाहती है कि स्टमक क्या है, स्टमक एक ऑर्गन है, याद रखिए, ठीक है, स्टमक एक ऑर्गन है। तो कोई भी ऑर्गन जो है हमारी बॉडी का वो टिश्यूज से बनता है, ठीक है। और किसी भी ऑर्गन के अंदर ये चारों बेसिक टिश्यूज अलग अलग प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे स्टमक के अंदर हो सकता है कि सभी टिश्यूज का प्रोपोर्शन 25% हो, 25% एपिथेलियल टिश्यू, 25% न्यूरल टिश्यू, 25% कनेक्टिव टिश्यू, 25% मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, ये भी हो सकता है। एग्जांपल लिया है समझाने के लिए, ठीक है। तो किसी और ऑर्गन के अंदर जैसे किडनी के अंदर हो सकता है कि न्यूरल टिश्यू कम हो और एपिथेलियल टिश्यू ज्यादा हो, ठीक है। पर कोई भी ऑर्गन जो होता है बेटा टिश्यूज से बनता है, याद रखिए, सबसे पहले तो ये अपन को बात याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक पॉइंट लिखने वाली बात है, ठीक है। एनी ऑर्गन, पहली बात यह है कि एनी ऑर्गन, ठीक है, एनी ऑर्गन, ठीक है, इज मेड अप ऑफ, ठीक है, एनी ऑर्गन इज मेड अप ऑफ, ठीक है, मेड अप ऑफ 4 टिश्यूज, ठीक है, मेड अप ऑफ 4 टिश्यूज। कोई भी ऑर्गन, एनी ऑर्गन, जैसे कि अपन ने स्टमक का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। आप हार्ट का देखोगे तो हार्ट भी इन 4 प्रकार के टिश्यूज से बना होगा, ठीक है ना। पर हार्ट में बेटा ये हो सकता है कि जो मस्कुलर टिश्यू का प्रपोर्शन है, ठीक है ना, क्योंकि हार्ट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो हार्ट के अंदर जो मस्कुलर टिश्यू का प्रपोर्शन है हो सकता है बेटा ये 70, हो सकता है बेटा ये 90% से ज्यादा हो, 90 to 95% मस्कुलर टिश्यू हो, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू का प्रपोर्शन कम हो, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का प्रपोर्शन कम हो, जैसे कि करीब करीब 2%, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू का प्रपोर्शन भी कम हो हार्ट के अंदर, तो कनेक्टिव टिश्यू का प्रपोर्शन से कम हो और कितना हो, 2% हो, ठीक है ना। और बाकी का 1% जो है वो न्यूरल टिश्यू है, बाकी का 1% हार्ट में न्यूरल टिश्यू है। तो बेटा ये देखो मैंने हार्ट का सारा लिख दिया, ठीक है ना, ये मैंने हार्ट का सारा डेटा आपके सामने लिख दिया। तो हार्ट भी क्या है बेटा, हार्ट भी एक ऑर्गन है, याद रखिए।
तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि कोई भी ऑर्गन इन्हीं 4 प्रकार के टिश्यूज से बना होता है। कौन से 4 प्रकार के टिश्यूज हैं? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, याद रखिएगा। और बेटा हर ऑर्गन में ये 4 टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना, पर इनका प्रपोर्शन बेटा अलग अलग होता है। जैसे हार्ट में प्रपोर्शन अपन ने देख लिया, वहीं पर ही स्टमक में हो सकता है प्रपोर्शन बराबर बराबर का जाए, ठीक है ना, 25%, ठीक है, 25% और 25%, ये वाली बात है। तो यहां पर हमने लिखा है कि ऑर्गन सच एज हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक, कुछ एग्जाम्पल दे दिए, कंप्राइज स्पेसिफिक प्रपोर्शन। हर ऑर्गन में एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन है इन्हीं 4 टिश्यूज का। एंड पैटर्न ऑफ ऑल बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज, चारों टिश्यूज का प्रपोर्शन जो है हर ऑर्गन में स्पेसिफिक है। हार्ट में ये है, ठीक है, स्टमक में ये है, ठीक है, किडनी में कुछ और होगा, लंग्स में कुछ और होगा। तो याद रखिए कोई भी ऑर्गन जो है वो 4 प्रकार के टिश्यूज से बना है और चारों प्रकार के टिश्यूज का प्रपोर्शन जो है हर ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे? जैसे स्टमक में 25%, ठीक है ना, हार्ट में मस्कुलर ऑर्गन है हार्ट, ठीक है ना, पंपिंग ऑर्गन है, तो 95% जो है वो आपका मस्कुलर टिश्यू ही है, देख लीजिए। तो ये वाली बात है। कोई भी ऑर्गन कितने प्रकार के टिश्यूज से बनता है? The 4 types of tissues combine together to form a organ, ठीक है ना। एंड ये जो चारों प्रकार के टिश्यूज का प्रपोर्शन है, परसेंटेज है, ये हर ऑर्गन टू ऑर्गन स्पेसिफिक होता है, याद रखिए, ठीक है ना। स्टमक में कुछ अलग होगा, हार्ट में कुछ अलग होगा, लंग्स में कुछ अलग होगा। लंग्स में हो सकता है कि अपना एपिथेलियल टिश्यू ज्यादा हो और कनेक्टिव टिश्यू कम हो, ये वाली बात है। लंग्स में हो सकता है मस्कुलर टिश्यू कम हो, ठीक है ना, न्यूरल टिश्यू भी कम हो, ज्यादा लंग्स के अंदर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, ये वाली बात है, ठीक है। तो ये इस लाइन का ये मतलब हो गया, ठीक है। अब अपन अगली लाइन की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से पॉइंट एन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एनी ऑर्गन इज मेड अप ऑफ 4 टिश्यूज, ठीक है। अगली लाइन भी यहां लिख देता हूं क्लैरिटी के लिए, ठीक है ना। ईच ऑर्गन, ठीक है, ईच ऑर्गन contain these 4 tissues, ठीक है, 4 tissues in a specific, ठीक है, in a specific proportion, ठीक है, in a specific proportion, ठीक है। जैसे परसेंटेजेस की जो मैंने बात करी, प्रपोर्शन का मतलब रेशियो, ठीक है ना, कि भाई जैसे यहां पर तो चारों टिश्यूज का रेशियो बराबर बराबर है, तो 1:1:1:1, ठीक है ना। जबकि बेटा यहां पर मस्कुलर टिश्यू का रेशियो काफी ज्यादा है, ठीक है ना। तो प्रपोर्शन का मतलब होता है रेशियो, या आप इसे परसेंटेजेस में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, लाइन समझ में आनी चाहिए बस, ठीक है ना, रेशियो और परसेंटेज, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, अगली लाइन को समझते हैं। चलिए अब अगली लाइन को समझते हैं, ठीक है। ये आ गया, यही पेज आ गया, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि पीछे लिख रखा है अपन ने सारा, ठीक है। ओके, आई होप आप मेरे साथ नोट कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं जो है ये मिटा देता हूं सारा, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, ये पिछले पेज पे लिखा हुआ ही है, ठीक है। तो यहां पर हर पेज पर वही चीज क्यों लिखें? पॉइंट एन मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। ओके, अब आ रहा है यहां पर अगला पॉइंट, ठीक है। से ये पॉइंट ओ हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है आइए देखते हैं, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी की लाइंस चल रही है, ठीक है। व्हेन 2 और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ठीक है, व्हेन 2 और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल, ठीक है, बाय देयर फिजिकल, ठीक है, एंड केमिकल इंटरेक्शन। मैं सारा रिवाइज करवाऊंगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है। दे टुगेदर फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम। इसकी क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ समझाता हूं, ठीक है। देखो, व्हेन 2 और मोर ऑर्गन्स, 2 या 2 से अधिक ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ठीक है, बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन दे टुगेदर फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका मतलब समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, ठीक है, देखना, ठीक है, ये हमारा स्टमक है, देखो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्टमक है, देखना,
ठीक है, ये हमारा स्टमक है। बहुत ध्यान से देखना है ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर आगे दुख पाओगे। ठीक है, तो बेटा ये हमारा स्टमक है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा स्टमक है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये देखिए ये आपका स्टमक है। ठीक है, ये आपका स्टमक है। ठीक है, स्टमक से निकलती है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक से निकलती है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन निकलती है। ठीक है, ये रही स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आती है बताओ? स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, ये देखिए। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ये बाइल डक्ट आ रही है। ठीक है, और बाइल डक्ट किसके साथ कनेक्टेड होती है? लिवर के साथ। ये देखिए ये आपका लिवर हो गया। ठीक है ना, ये आपका लिवर हो गया। ये जो है से कॉमन बाइल डक्ट हो गई। ठीक है, इस बार डाइजेस्टिव सिस्टम तो कोर्स में नहीं है पर थोड़ा सा समझा रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा आप ये देखिए आप, ठीक है ना, व्हेन 2 और मोर ऑर्गन्स। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन अपन ले रहे हैं? स्टमक ले रहे हैं। ठीक है, नंबर 1। स्मॉल इंटेस्टाइन ले रहे हैं, नंबर 2। ठीक है, लिवर ले रहे हैं, नंबर 3। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन ले रहे हैं, नंबर 4। ये सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, व्हेन 2 और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ये चारों ऑर्गन्स मिलकर क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं मुझे बताओ? ये चारों ऑर्गन्स मिलकर क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं डाइजेशन का। याद रखिए, ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। इसी नाम से आपका एक चैप्टर भी था जो आपके एनसीईआरटी से हट चुका है। ठीक है ना, पर फिर भी आपने लिवर का, स्टमक का नाम तो सुना ही होगा। तो व्हेन 2 और मोर ऑर्गन्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है ना, व्हेन 2 और मोर, हमने तो 4 ऑर्गन्स लिख दिए, परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन। ये फिजिकल इंटरेक्शन क्या होता है? फिजिकल इंटरेक्शन का मतलब होता है क्या ये ऑर्गन्स फिजिकली कनेक्टेड हैं? बिल्कुल कनेक्टेड हैं। क्या स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड है? बिल्कुल फिजिकली कनेक्टेड है। क्या स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ फिजिकली कनेक्टेड है? बिल्कुल कनेक्टेड है। फिजिकल इंटरेक्शन का मतलब एक दूसरे से फिजिकली कनेक्ट होना। ठीक है ना, ओके, क्या लिवर स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड है फिजिकली? बिल्कुल, कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक ऑर्गन्स, ठीक है ना, आपस में बेटा व्हेन 2 और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, आपस में मिलकर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये चारों ऑर्गन्स साथ में मिलकर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करते हैं। याद रखिए। ठीक है, बाय देयर फिजिकल इंटरेक्शन। फिजिकल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, फिजिकल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? फिजिकल इंटरेक्शन का मतलब होता है फिजिकली कनेक्टेड होते हैं। याद रखिए, फिजिकल इंटरेक्शन का मतलब होता है दे आर फिजिकली कनेक्टेड। ठीक है, दे आर फिजिकली कनेक्टेड। ठीक है, दे आर फिजिकली कनेक्टेड, दे आर फिजिकली कनेक्टेड। ठीक है, ये वाली बात हो गई। हर वर्ड का मैं आपको मतलब बता रहा हूं। ठीक है ना, ठीक है, दे टुगेदर फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम। जैसे यहां पर कौन सा ऑर्गन सिस्टम बन रहा है? यहां पर बन रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यहां पर कौन सा ऑर्गन सिस्टम बन रहा है? यहां पर बन रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना, अब आप बोलोगे सर ये केमिकल इंटरेक्शन कहां देखने को मिलता है? सर मेरे को तो ये भी सीखना है। आपने फिजिकल इंटरेक्शन तो बता दिया कि फिजिकली आपस में कनेक्टेड हैं, और ऑर्गन सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा है जिसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, तो ये ऑर्गन सिस्टम तो सर मेरे को समझ में आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बनता है ये तो अपन को समझ में आ गया, पर सर ये केमिकल इंटरेक्शन क्या होता है? सर मेरे को ये भी बताओ। ठीक है, तो इसका भी आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखो बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, एक ऑर्गन होता है बेटा हाइपोथैलेमस। ठीक है, एक ऑर्गन होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो कि बेटा एक हार्मोन बनाता है जिसको अपन GnRH हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ये एक हार्मोन है। ठीक है,
हार्मोन है। हार्मोन क्या होते हैं बेटा? हार्मोन क्या होते हैं? ये केमिकल्स होते हैं बेटा, ठीक है। हार्मोन क्या होते हैं? ये केमिकल्स होते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है बेटा, ये हो गया आपका ऑर्गन 1, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस हो गया आपका ऑर्गन 1, ठीक है ना। ये जीएनआरएच किसको स्टिमुलेट करता है? ये कभी कभी आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं सिखाऊंगा सारा एंडोक्राइन सिस्टम में, आप चिंता मत करो। तो जीएनआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। जीएनआरएच जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को जाकर कहता है कुछ कर कुछ कर कुछ कर। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये आपका ऑर्गन नंबर 2 हो गया, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये आपका ऑर्गन नंबर 2 हो गया, याद रखिए। जब जीएनआरएच बेटा, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच सिक्रीट करता है। जीएनआरएच एक हार्मोन है। हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है? जीएनआरएच सिक्रीट करता है। जीएनआरएच एक हार्मोन है। जीएनआरएच स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, कुछ कर पिट्यूटरी कुछ कर। जैसे बार बार आपका भाई आकर आपको टच करके जाए, अरे भाई, अरे मेरे साथ खेलेगा, अरे मेरे साथ खेलेगा, तो ये स्टिमुलेट करना हो गया, ठीक है। तो तभी पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा एक हार्मोन सिक्रीट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसको अपन एफएसएच कहते हैं, ठीक है। एफएसएच एक अगेन हार्मोन है। हार्मोन केमिकल्स होते हैं। ये एफएसएच किसको स्टिमुलेट करता है? एफएसएच जो है बेटा ओवरी को स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना। ओवरी को स्टिमुलेट करता है। जब एफएसएच बेटा ओवरी को स्टिमुलेट करता है तभी बेटा ओवरी के अंदर oogenesis हो पाती है, तभी बेटा ओवरी के अंदर oogenesis हो पाती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये एफएसएच जो है बेटा, इस तरफ अगर आप मेल हैं तो मेल में एफएसएच टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। किसको स्टिमुलेट करता है? अगर आप मेल बच्चे हैं, ठीक है, अगर आप मेल हैं तो मेल में एफएसएच टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है और टेस्टिस में इसीलिए स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। oogenesis क्या होता है? ओवम बनने की प्रक्रिया, ठीक है ना। oogenesis में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब एनसीईआरटी की एक लाइन का कितना डीप मीनिंग है आप देखिए, ठीक है ना। तो बेटा यहां पर ये एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ, ऑर्गन नंबर 2 के साथ कैसे कनेक्टेड है? केमिकल्स के द्वारा, ठीक है ना। एक ऑर्गन एक केमिकल सिक्रीट कर रहा है जो दूसरे ऑर्गन को स्टिमुलेट कर रहा है। तो यहां पर ऑर्गन्स के बीच में केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है। फिर ये ऑर्गन जो है एक केमिकल बना रहा है जिसे एफएसएच कहते हैं। हार्मोन केमिकल होते हैं बेटा। तो ये केमिकल किसको स्टिमुलेट कर रहा है? ये ओवरी को या टेस्टिस को स्टिमुलेट कर रहा है। तो इस तरह यहां पर ऑर्गन्स के बीच में आप एक केमिकल इंटरेक्शन देख रहे हो, याद रखिए, ठीक है। तो इस तरह बेटा ये कौन सा सिस्टम बन रहा है? ये कौन सा ऑर्गन सिस्टम बन रहा है? ये आपका एंडोक्राइन सिस्टम बन रहा है, याद रखिए, ठीक है ना। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा बनता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी तो ऑर्गन ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा यहां पर आप ऑर्गन्स के बीच में, ठीक है, केमिकल इंटरेक्शन देख रहे हो। और इस केमिकल इंटरेक्शन जो कि हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो पा रहा है, ठीक है ना। तो आइए पीछे चलते हैं, ठीक है, पीछे चलते हैं। व्हेन 2 or more organs परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ठीक है। अब यहां पर कॉमन फंक्शन क्या है? यहां पर 2 or more organs, ऑर्गन 1, ऑर्गन 2, ऑर्गन 3, ये ऑर्गन 3 है, ठीक है। ये आपका ऑर्गन 3 है अगर आप फीमेल हैं तो, ठीक है ना। ये आपका ऑर्गन 4 है अगर आप मेल हैं तो, याद रखिए, ठीक है ना, नंबर दे दिया। तो व्हेन 2 or more organs, ठीक है, परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, क्या कॉमन फंक्शन परफॉर्म हो रहा है मुझे बताओ। यहां पर किससे रिलेटेड अपन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? एट द एंड अपन स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड फंक्शन है, ठीक है। यहां पर अपन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है।
याद रखिए, तो ये फंक्शन लिख देता हूं, ये फंक्शन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हो रहा है, ठीक है ना। और यहां पर हार्मोन्स की हेल्प से इंटरेक्शन हो रहा है, इसे केमिकल इंटरेक्शन कहते हैं। तो अब ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी, व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल इंटरेक्शन। यहां तो ऑर्गन्स साथ मिलकर फिजिकली कनेक्टेड होंगे और एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। यहां ऑर्गन्स के बीच में केमिकल इंटरेक्शन होगा हार्मोन्स की हेल्प से और एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो ऐसे में बच्चों, ठीक है, ऐसे में क्या बन रहा है, एक ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, ठीक है ना। जैसे यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा है, ठीक है, यहां पर अलग अलग ऑर्गन से एंडोक्राइन सिस्टम बन रहा है, ठीक है। तो अपन कंक्लूड करते हैं, अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, एक बार आपको पूरा कंक्लूड करता हूं, समेटवाता हूं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है। आइए देखते हैं, ठीक है ना, आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एनिमल टिश्यू क्या होता है, ठीक है। टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। सेल्स के बीच में स्पेस को इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, उसमें जो सब्सटेंस भरा होता है उसे इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहा जाता है। तो एनिमल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स अलोंग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ठीक है। तो इस तरह एक एनिमल टिश्यू बनता है, ठीक है ना। उसमें सेल्स होते हैं और बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस भरा हुआ होता है, जिसे मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं, दीज सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, फंक्शन मतलब ये सारे सेल्स जो टिश्यू को बना रहे हैं वो सारे सेल्स एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड दे आर सिमिलर इन ओरिजिन, मतलब कि ये सारे सेल्स एक ही जर्म लेयर से बने हैं। ये सारे सेल्स जो कि टिश्यू बना रहे हैं हो सकता है कि ये एक्टोडर्म से बने हो सकता है ये मीजोडर्म से बने हो सकता है ये एंडोडर्म से बने हो, ठीक है। पर ये सारे के सारे सेल्स जो एनिमल टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं, दे आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम वन जर्म लेयर ओनली, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लूं, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब जर्म लेयर का कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि जर्म लेयर जो है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बनती है, जब हम और आप एम्ब्रियो थे और मदर के वूम्ब के अंदर डेवलप कर रहे थे, तभी हमारी 3 जर्म लेयर्स बनी थी। और इन्हीं 3 जर्म लेयर्स से बेटा सारे टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन बनता है और ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये जर्म लेयर्स जो हैं ये बहुत बड़े एक चमत्कार के नाम पे बहुत गजब की चीज होती हैं, क्योंकि इन्हीं 3 जर्म लेयर्स से आपके बॉडी के सारे टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब बेस्ड ऑन द सेल स्ट्रक्चर, कि भाई सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, एंड फंक्शन परफॉर्म बाय द सेल, जैसे सेल का स्ट्रक्चर होगा वही डिक्टेट करेगा कि सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। द टिश्यूज आर ऑफ 4 टाइप्स, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ये 4 प्रकार के टिश्यू हो गए, ठीक है। यहां पर अपन ने सेल के स्ट्रक्चर को दिखाया। ये न्यूरॉन लंबे लंबे सेल्स होते हैं, जो स्केलेटल मसल सेल होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। जैसा सेल का स्ट्रक्चर होगा वैसा ही वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है ना, ये वाली बात है। फिर अपन ने देखा कि ये 4 टिश्यूज जो है मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। 4 टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं और हर ऑर्गन के अंदर ये 4 टिश्यूज ही प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में, ठीक है ना, ये वाली बात है। तो इन 4 टिश्यूज से मिलकर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है और बहुत सारे ऑर्गन्स जब साथ में आ जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। जब बहुत सारे ऑर्गन साथ में मिल जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत सारे ऑर्गन साथ में या तो फिजिकली कनेक्टेड होंगे या केमिकली कनेक्टेड होंगे। फिजिकल कनेक्शन का मतलब साथ में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, फिजिकली कनेक्टेड हैं ऐसे। या केमिकल कनेक्शन का मतलब 2-3 जो ऑर्गन्स हैं वो केमिकल्स या हार्मोन्स के द्वारा एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह कई ऑर्गन्स साथ में मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल लिया,
ठीक है ना। अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल लिया जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फंक्शन परफॉर्म करता है। हमने एंडोक्राइन सिस्टम का एग्जाम्पल लिया जो हमारे केस में रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करता है, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस, ताकि स्पर्म और ओवम बन सकें, ठीक है ना, ये वाली बात है। तो मेरे ख्याल से बेटा यहां तक आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन ऑर्गन्स के बीच में कैसे होता है। जब बहुत सारे ऑर्गन साथ में आ जाते हैं, एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। जैसे ये कई सारे ऑर्गन साथ में आकर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और यहां पर इन ऑर्गन्स के बीच में फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब बेटा अपन इतनी सारी बातों के बाद एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपन एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करते हैं। आपको सारे नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। कोई चीज नोट करनी हो तो प्लीज नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ठीक है। प्लीज कोई चीज नोट करनी है तो नोट कर लीजिए, हालांकि आपके नोट्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है, ताकि बेटा मैं आगे बढ़ सकूं और एपिथेलियल टिश्यू चालू कर सकूं। अगर नोटेड है तो नोटेड लिख दो, ठीक है ना, प्लीज, है ना। चलिए चलो करें, नोटेड है, चलो इसको भी देख लो, नोट कर लो। एंडोक्राइन सिस्टम है, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर, ठीक है, ऑर्गन 3, ऑर्गन 4, ऑर्गन 2, ऑर्गन 1, ये एंडोक्राइन सिस्टम बना रहे हैं। और यहां पर अपन को क्या दिख रहा है, यहां पर अपन को केमिकल इंटरेक्शंस दिख रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर अपन को ऑर्गन्स के बीच में केमिकल इंटरेक्शन दिख रहा है ना, ये वाली बात है। चलिए तो बेटा अब अपन एपिथेलियल टिश्यू चालू करते हैं, ठीक है, कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। आइए अपन स्टार्ट करते हैं और एपिथेलियल टिश्यू के सारे बेसिक पॉइंट्स कवर करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। प्लीज फोकस करिए, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट एपिथेलियल टिश्यू का है कि सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस एंड मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, देखिएगा, ठीक है। देखो पहला पॉइंट है ये, ध्यान से देखिएगा, है ना, ओके। पहला पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये देखिए, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये पहला पॉइंट आ रहा है, बहुत ध्यान से अपन देखेंगे तभी आ पाएगा अपन को, ठीक है, ओके। एक सेकेंड, ठीक है, चलो हो गया, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट एपिथेलियल टिश्यू का है, जो हमारा पहला टिश्यू है वो एपिथेलियल टिश्यू है। इसमें सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। कॉम्पैक्ट पैकिंग का मतलब होता है सेल्स बहुत पास पास होते हैं। कॉम्पैक्ट पैकिंग का मतलब ये होता है बेटा, जैसे आपका बहुत सारा सामान हो और आप कहीं घूमने जा रहे हो तो मम्मी क्या करती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक कपड़े टाइटली पैक कर देती है ताकि सारा सामान एक ही सूटकेस में आ जाए। तो यहां पर भी बेटा क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं, ठीक है ना, सेल्स जो है बहुत पास पास होते हैं, ठीक है ना। सारे पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है ना। सेल्स, ठीक है, सेल्स आर वेरी क्लोज, सेल्स आर वेरी क्लोज, ठीक है, टू ईच अदर, ठीक है, सेल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है ना। ये सेल्स जो होते हैं, ये सेल्स मैंने बनाए हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, ये एपिथेलियल सेल्स हैं जो मैंने बनाए हैं। ये देखिए, ये एपिथेलियल सेल्स हैं जो मैंने बनाए हैं। तो ये सेल्स जो हैं 1, 2, 3, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं बेटा, ये मिलकर एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सेल्स बेटा बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, इसे कॉम्पैक्ट पैकिंग कहा जाता है। द सेल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। और इसीलिए अगर आप देखें, ठीक है, इसीलिए आप देखें अगर, तो सेल्स के बीच में, दो सेल्स के बीच में बहुत ही कम स्पेस है, ठीक है ना। आप देखिए, दो सेल्स के बीच में, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, बीच की स्पेस कितनी कम है, दो सेल्स के बीच में वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस,
ठीक है, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, ये वाली बात हो गई, आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो दो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। तो सेल्स ऑफ द टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, काफी पास पास होते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है, विथ लिटिल इंटरसेलुलर, ठीक है, विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। दो सेल्स के बीच की स्पेस को मैंने बताया था, दो सेल्स के बीच की स्पेस को मैंने बताया था, इसे अपन क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है ना। और इस इंटरसेलुलर स्पेस में क्या भरा होता है, इस इंटरसेलुलर स्पेस में मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, बताया था मैंने आपको। इस सब्सटेंस को अपन मैट्रिक्स कहते हैं या इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहते हैं, पहले भी बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। तो ये इतने कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं कि देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, एंड ऑब्वियसली इतनी कम जगह जब होगी, तो देखिए इतनी कम जगह जब होगी तो आप देख सकते हो, जब इतनी कम जगह सेल्स के बीच में होगी तो मैट्रिक्स भी बहुत थोड़ा सा ही होगा, तो देयर इज वेरी लिटिल मैट्रिक्स, ठीक है, देयर इज वेरी लिटिल, ठीक है, वेरी लिटिल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को अपन सब्सटेंस कहते हैं, मैट्रिक्स को अपन इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहते हैं, मैट्रिक्स को अपन इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहते हैं बेटा, ये वाली बात है, ठीक है ना, ये वाली बात है। तो इसका पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा आपको, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा एनसीईआरटी की लाइन का कि सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, ठीक है, ये सेल्स आपस में कॉम्पैक्ट पैकिंग दिखाते हैं बेटा, टाइटली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो नाम मात्र का होता है। सेल के बीच में, दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है वो नाम मात्र का होता है, इसलिए इस स्पेस में जो सब्सटेंस भरा हुआ होता है वो भी नाम मात्र का, बहुत ही कम सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। ओके, ये वाली बात हो गई, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अगले पॉइंट पर बेटा अपन चलते हैं, ठीक है, अगले पॉइंट पर अपन चलते हैं, ठीक है, अगले पॉइंट पर बेटा अपन चलते हैं, फोकस करो, ठीक है, फोकस करो, अगले पॉइंट पर बेटा अपन चलते हैं, ठीक है, फोकस करो। मैं बाकी सब चीजें मिटा देता हूं क्योंकि मुझे स्पेस को यूज करना है। अपन अगले पॉइंट पर चल रहे हैं बेटा, फोकस करो, ठीक है, फोकस करो बेटा। अभी बस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ठीक है, इसको भी मिटा देता हूं ताकि ये पूरा पेज खाली रहे। हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट ये है बेटा, अगला पॉइंट ये है कि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन के ऊपर बैठे होते हैं, याद रखिए, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं बेटा वो एक मेम्ब्रेन के ऊपर बैठे होते हैं, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो एक मेम्ब्रेन के ऊपर बैठे होते हैं। इस मेम्ब्रेन को बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, इस मेम्ब्रेन को बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, याद रखिए। तो ये एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं बेटा ये एक मेम्ब्रेन के ऊपर बैठे होते हैं, और इस मेम्ब्रेन को अपन क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। अभी मैं इस पॉइंट को लिखने वाला हूं, आप लोगों के लिए इस पॉइंट को लिखने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं, देखिएगा, ठीक है, कि एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स रेस्ट ऑन ए मेम्ब्रेन, ठीक है, रेस्ट ऑन अ मेम्ब्रेन, एपिथेलियल सेल्स रेस्ट ऑन अ मेम्ब्रेन, ठीक है, कॉल्ड क्या, कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स एक मेम्ब्रेन के ऊपर बैठेंगे जिनको बेटा अपन बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेंगे। मेरे साथ लिखते जाइए, ठीक है, ये तो पहला पॉइंट था जो पिछले पेज पे भी लिखा हुआ था, ठीक है ना, और अभी मैंने इसमें आपको दिखाया है कि कैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। सेल्स जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बैठते हैं, याद रखिए। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेलुलर, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेलुलर। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है सेल्स का नहीं बनता, नॉन सेलुलर होता है, इस बात का याद रखिएगा, ठीक है ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेलुलर, ठीक है ना, नॉट मेड अप ऑफ सेल्स,
not made up of any cells, not made up of any cells। तो ये किसका बना हुआ होता है, ये बना हुआ किसका होता है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन तीन चीजों का बना होता है, ठीक है ना। इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स का तो नहीं बना हुआ होता, ठीक है। अगला पॉइंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन is made up of, ठीक है, is made up of क्या, is made up of, basement membrane is made up of क्या, ठीक है। पहला ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो बेटा अपन बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और कोलेजन फाइबर्स एक प्रकार के प्रोटीन फाइबर्स हैं, ठीक है। कोलेजन फाइबर एक प्रकार के प्रोटीन फाइबर्स हैं, याद रखिए, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन सेल्स का नहीं बना होता, बेसमेंट मेम्ब्रेन तीन चीजों का बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड कोलेजन फाइबर्स का, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, इन तीन चीजों का। तो बेटा एपिथेलियल टिश्यू के विषय में दो बातें अपन ने देखी, एक तो सेल्स बहुत पास होते हैं, दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, ठीक है। और इसलिए क्योंकि सेल्स पास होते हैं, दो सेल्स के बीच की जो स्पेस होती है, इंटरसेलुलर स्पेस, वो बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। इंटरसेलुलर स्पेस कम होती है बेटा, ठीक है, तो उस स्पेस में जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है वो भी कम होता है बेटा, ठीक है ना। ओके, इंटरसेलुलर सब्सटेंस को मैट्रिक्स कहते हैं। सेल्स जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन के ऊपर बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये नॉन सेलुलर होता है, ये सेल का नहीं बनता, ठीक है। ये तो एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का बनता है जिसे म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन का बनता है जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और ये कोलेजन फाइबर्स का बनता है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है, ये तीन नाम अभी आप याद कर लो, म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर क्या होते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ये बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ये वाली बात है, ठीक है। अब अपन आगे अगले पॉइंट पर बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगले पॉइंट पर मैं बात बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसी को ही बेटा अपन यूज करते हैं, ठीक है, इसी स्लाइड को अपन यूज करते हैं, देखिएगा, ठीक है। अगले पॉइंट के बारे में बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू चल रहा है, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू चल रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, 5-7 मिनट और बचे हैं, बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए। यही यकीन का मेन वो है कि यहां पर अपन को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, तभी अपना काम बनेगा, ठीक है। अब बेटा क्या होता है, आप देख रहे हो कि एपिथेलियल सेल्स टाइटली पैक्ड हैं, ठीक है ना। ओके, कॉम्पैक्ट पैकिंग दिख रही है, सेल्स बड़े पास हैं, ठीक है ना। इंटरसेलुलर स्पेस तो जैसे है ही नहीं, नाम मात्र का है। दो सेल्स के बीच की जो जगह होती है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, वो यहां पर बहुत ही कम है। इसलिए बेटा प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो इसके बीच में नहीं पहुंच पाती, ठीक है। जैसे बेटा दो सेल्स अगर दूर होंगे, ठीक है, दो सेल्स अगर दूर होंगे और अगर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होगा, ठीक है, अगर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होगा, अगर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होगा, बीच में काफी जगह होगी, ठीक है ना, तो ब्लड वेसल्स को काफी जगह मिलेगी, ब्लड वेसल्स बीच में से पास हो सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, ठीक है ना बेटा। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहां पर तो सेल्स इतने पास हैं कि बेटा इंटरसेलुलर स्पेस ही नाम मात्र का है, वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस है, बार बार बोल रहा हूं, वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस है, वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस है बेटा, है ही नहीं, नाम मात्र का है, ठीक है। तो सवाल यह है कि ब्लड वेसल जाएं कैसे अंदर, ठीक है, जगह तो है नहीं, ठीक है, सेल्स के बीच में कोई जगह ही नहीं है, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स कैसे जाएं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। इसलिए बेटा जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें ब्लड सप्लाई होती ही नहीं है, याद रखिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिखता हूं मैं, ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट को लिखता हूं कि देयर इज नो ब्लड सप्लाई,
ठीक है, देयर इज नो ब्लड सप्लाई, देयर इज नो ब्लड सप्लाई, सारे पॉइंट में लिख रहा हूं, आप भी लो नोट करो, देयर इज नो ब्लड सप्लाई इन एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, इन एपिथेलियल टिश्यू, देयर इज नो ब्लड सप्लाई इन एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना, बात समझ में आई? ओके, एज the intercellular space, as the intercellular space is very less, as the intercellular space is very less, ठीक है ना, and blood vessels cannot penetrate, and blood vessels cannot penetrate, blood vessels cannot penetrate, बात समझ में आया? ये वाली बात है, ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, तो ब्लड वेसल्स सेल के, दो सेल्स के बीच में घुस ही नहीं पाती, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस नाम मात्र का है, जगह ही नहीं है ब्लड वेसल्स के जाने के लिए, ठीक है, इसलिए जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है ना, इसलिए जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसलिए जो एपिथेलियल टिश्यू होता है बेटा, वो अवैस्कुलर होता है, ठीक है, वो अवैस्कुलर होता है, अवैस्कुलर का मतलब नो ब्लड सप्लाई, अवैस्कुलर का मतलब है नो ब्लड सप्लाई, इसमें ब्लड सप्लाई होती ही नहीं है, याद रखिए, ठीक है ना। अब जो है बेटा हमारा आखिरी पॉइंट आ रहा है, आपका आज का आखिरी पॉइंट आ रहा है, फिर आपको रिलीव कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब सवाल है कि एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई तो है नहीं, ठीक है, तो अब मेरा सवाल यह है कि फिर एपिथेलियल टिश्यू को ऑक्सीजन कैसे मिलती है, या फिर वो एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं, क्योंकि ब्लड जो है वही ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है ना, सवाल ये है। तो अब अपना क्वेश्चन लास्ट वाला ये है, ठीक है, देखिएगा, आप लोग लिख रहे हो ना, प्लीज लिखते जाओ आप, ठीक है, प्लीज लिखते जाओ। अब लास्ट पॉइंट आ रहा है आज के लेक्चर का, आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना, प्लीज लिखते जाओ, ये नोट्स भी मिलेंगे आपको। तो मैं लास्ट पन्ने पर चला जाता हूं, आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट, ठीक है ना, आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, धीरे धीरे लिखता हूं तो आप भी लिख ही रहे होगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ देयर इज नो ब्लड सप्लाई, ठीक है, इफ देयर इज नो ब्लड सप्लाई, if there is no blood supply in epithelial tissue, if there is no blood supply in epithelial tissue, if there is no blood supply in epithelial tissue, ठीक है, how it cells, टिश्यू तो सेल्स का बना होता है, how its cells get oxygen and nutrients, how its cells get oxygen and nutrients, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, सेल्स को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलता है, ठीक है ना, क्वेश्चन हमारा ये है। तो इसका आंसर ये है बेटा कि इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, याद रखिए, इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू के नीचे ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये देखिए एपिथेलियल टिश्यू के नीचे ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, याद रखिए, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू में बेटा बहुत ही बढ़िया ब्लड सप्लाई होती है, ये देखिए, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है हमेशा, याद रखिए। इसको थोड़ा सा अपन सेल्स के बीच में सब्सटेंस भी भर देते हैं ऐसे करके। तो एपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या होता है, हमेशा कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये नीचे अपन ने क्या बना दिया, ये अपन ने बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू बना दिया है बच्चों, ठीक है ना, समझ में आया, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये सेल्स आपको दिख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के, ये आपको ब्लड वेसल दिख रहा है, ठीक है ना, ब्लड वेसल दिख रहा है, ये वाली बात है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर ये है, इफ देयर इज नो ब्लड सप्लाई इन एपिथेलियल टिश्यू, हाउ इट्स सेल्स गेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। इसका आंसर क्या होगा, जब एपिथेलियल टिश्यू के पास ब्लड सप्लाई नहीं है तो सेल्स को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट कैसे मिल पा रहा है, वो ऐसे कि एपिथेलियल टिश्यू के नीचे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू होगा, और कनेक्टिव टिश्यू में बढ़िया ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है वो एपिथेलियल टिश्यू में डिफ्यूज करके चली जाती है, जो ऑक्सीजन गैस है वो बेटा आराम
आराम से डिफ्यूज करके एपिथेलियल सेल्स के पास चली जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। याद रखिए, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड से बेटा निकलकर एपिथेलियल सेल्स को मिल जाते हैं। तो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स जो हैं नीचे कनेक्टिव टिश्यू में जो ब्लड वेसल्स हैं बेटा, उसके ब्लड से निकलकर एपिथेलियल सेल्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, देयर इज ऑलवेज, ठीक है, देयर इज ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज कनेक्टिव टिश्यू, देयर इज ऑलवेज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू बीनीथ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, बीनीथ एपिथेलियल टिश्यू, बीनीथ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, बीनीथ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू हैज गुड ब्लड सप्लाई, कनेक्टिव टिश्यू हैज गुड ब्लड सप्लाई। ठीक है, हैज गुड ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई कनेक्टिव टिश्यू की बहुत अच्छी होती है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हैज वेरी गुड ब्लड सप्लाई। आप ब्लड वेसल देख ही सकते हो। लास्ट पॉइंट, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज, ठीक है, डिफ्यूज, ठीक है, डिफ्यूज टू द एपिथेलियल सेल्स, डिफ्यूज टू द एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स। थोड़ा नीचे नीचे आ गया, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। मेरे ख्याल से आपको आज के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आज तो हमने बहुत बेसिक से चालू किया है, बेसिक बेसिक बातें आपको बताई है। वैसे मैं सारा लिख के पढ़ाता हूँ, कुछ एनसीईआरटी की लाइनें शुरू शुरू की बेटा एक्सप्लेन करनी पड़ती है। हम सीधा ही 4 टिश्यूज से चालू नहीं कर सकते, जो आगे के पॉइंट्स हैं वो भी बताने पड़ते हैं। तो आज मैंने आपको आगे के एनसीईआरटी के पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, और आपको एपिथेलियल टिश्यू का बेसिक बताया है कि एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं है तो उसको ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट कैसे मिलेंगे। तो बेटा जो ऑक्सीजन है, देखिएगा, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू में, ऑक्सीजन जो है ये ऊपर डिफ्यूज कर जाएगी ऐसे करके, ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बेटा सेल को मिल जाएंगे। तो हमेशा एपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या होगा? हमेशा एपिथेलियल टिश्यू के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होगा जिसमें बेहतरीन ब्लड सप्लाई होती है और उस ब्लड की ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आराम से एपिथेलियल टिश्यू तक पहुंच जाती है। इस तरह एपिथेलियल टिश्यू एकदम बढ़िया ढंग से रहता है, ठीक है ना। तो यहां पर एपिथेलियल टिश्यू के 4 पॉइंट अपन ने डिस्कस किए हैं। कल बेटा इसको आगे कंटिन्यू करके कल अपन एनसीईआरटी मैपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा, और आपको एनसीईआरटी की हर लाइन पर क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। और कल अपन मिलते हैं इसी समय क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज मुझे बताइए, प्लीज मुझे बताइए आज की क्लास कैसी लगी, हमारा एनर्जी लेवल कैसा था, चीजें समझ में आई कि नहीं आई। हाउ वाज द टुडेज क्लास? प्लीज लेट मी नो इन योर कमेंट्स, बताइएगा, ठीक है बेटा, ओके। कैसी लगी आज की क्लास? बहुत बहुत नमस्कार, आपने मेरी आज की क्लास देखी और बच्चों कल इसको कंटिन्यू करेंगे। आपके ऐप पर कोई पॉइंट अगर आपको समझ में ना आए तो नीचे आप डालिएगा। देखो आज बड़ा बेसिक था, ठीक है ना, कुछ रिप्रोडक्शन का बेसिक था, ठीक है, कुछ आपको पॉइंट्स जो हैं हमने जो है स्पर्म और ओवम के बताए, तो आज थोड़ा बेसिक लेक्चर था, कुछ हार्मोन के पॉइंट्स बताए। तो ये सारे चैप्टर डिटेल में आएंगे अपने आगे, है ना, ओके। धन्यवाद, मिलते हैं कल आप सबके साथ, ठीक है, बाय, लव यू। स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी, आप चिंता मत करिए, ठीक है, स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी आने वाले टाइम में, पर आज पहली क्लास थी तो बड़ा बेसिक पढ़ाया है, ठीक है, चलें, ओके। चलो भाई, आज तो मैंने गाना भी नहीं गाया, ठीक है, अब गाना कल गाकर सुनाऊंगा, ठीक है। अभी तो मैं इसको थैंक यू पर ले आता हूं, थैंक यू, ठीक है, बाय। एनसीईआरटी नई खरीदें कि पुरानी खरीदें, मत खरीदो। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट मैं करवाऊंगा फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में।
एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स अपन कवर करेंगे एनसीईआरटी मैपर के फॉर्म में। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी लेक्चर कोई अटेंड कर लो यार बस। ठीक है, बाय बाय।